हेलो, वेलकम 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 एक नए एक्सपेरिमेंट आपके पढ़ाई के साथ। देखो, सिलेक्शन उसी का होता है ना जो रैट रेस से अलग होके और फिर तैयारी करता है। देखो, दौड़ तो सारे लोग रहे हैं, 20 लाख 21 लाख लोग दौड़ रहे होंगे, लेकिन उसमें से कुछ हजार लोग सेलेक्ट होंगे। पता है क्यों? क्योंकि वो लोग ही अलग रास्ते पे कुछ अलग तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, वैसे आपके पास बहुत सारी वीडियोस, हमारी भी और बाकियों की भी, पड़ी होंगी यूट्यूब पे 10 घंटे 12 घंटे 20 घंटे। लेकिन अगेन मैं बोलूंगा आपको कि रैट रेस से अलग हटके जो मैं अभी पढ़ाने वाला हूं उस तरह केमिस्ट्री पढ़ें तो शायद आप सिलेक्शन के नजदीक जाएं। करना क्या है कि मैं आपको पूरी केमिस्ट्री यहां 50 या 60 पन्नों में निकाल के दे रहा हूं। एनसीईआरटी का हर वो पॉइंट जहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं यहां पे कवर्ड है। यहां पे सारे 50-60 पॉइंट में 50-60 पेजेस में कवर्ड है। अब या तो आप एनसीईआरटी की वो 2 बुक्स पढ़ें आराम से, या तो बच्चों आप इस नोट्स को बहुत डीपली पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हर एक पॉइंट, हर एक लाइन, हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है और ये सिलेक्शन तक पहुंचा सकता है। करना कैसे है देखिएगा, ये एक पॉडकास्ट है तो ऐसे वीडियो मत देखिए कि मैं अच्छा लग रहा हूं, बुरा लग रहा हूं, क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। इसमें क्या करना है, आपको ईयरफोन्स लगाने हैं और बहुत आराम से बैठ के आपको सोचना है कि मैं क्या बोल रहा हूं। जैसे मैंने कोई डेफिनेशन दिखाया, आप सोचो कि हाँ यही तो मैंने पढ़ा था, तो ये याद होगा। जब आप सोचते हो कोई चीज को ना दिमाग में 10 बार 15 बार, तो वो याद होता है। हमें याद करना है। एक्चुअली एनटीए क्या करता है, देखो, फिजिक्स हो और फिजिकल केमिस्ट्री हो, इसमें आपका आईक्यू चेक होता है कि आपने जो पढ़ा उसको आप अप्लाई कर रहे हो कि नहीं। उसको आपको फॉर्मूला जो आपने रटा है क्या उसको अप्लाई कर पा रहे हो क्वेश्चंस में, तो आपको वहां पे आईक्यू टेस्ट होता है। लेकिन जो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और बायो है उसमें दिमाग टेस्ट होता है कि मेमोरी कितना है। तो मेमोरी टेस्ट है ये ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और बायो। तो इसको सोचना पड़ेगा, बार बार नसों को तनाव देना पड़ेगा, तब जाके इसमें बैठेगा वो। तब जब सब कुछ याद रहेगा ना, तब आपके मार्क्स वहां बढ़ेंगे। तब आप कहते हो ना कि सर इतने पे स्टक हो गया, नंबर नहीं बढ़ रहे, ये हो रहा वो हो रहा। और एनसीईआरटी बच्चों जब आप बहुत बार पढ़ेंगे, ट्रस्ट मी, एनसीईआरटी के लाइन से ही आता है और उसी को बार बार देखने से सिलेक्शन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। पी ब्लॉक से मैं स्टार्ट करूंगा। जो मैं बोल रहा हूं, अगर आपका चैप्टर वीक है तो आप एनसीईआरटी भी सामने रखिए और सोचिए, और अगर आपको याद है तो बस आप सोचिए, विजुअलाइज करिए जो मैं बोल रहा हूं। ठीक है, तो चलिए एक स्माइलिंग फेस देते हुए हम स्टार्ट करें पी ब्लॉक। तो देखो भाई, पी ब्लॉक जैसे ही खोला आपने, बोरोन फैमिली वाला चैप्टर खोलना। तो देखो, पहला लाइन जो लिखा हुआ है इसमें वो कुछ ऐसा लिखा है कि पी ब्लॉक एलिमेंट कहते किसको है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसका आउटर मोस्ट पी सबसेल, या फिर लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसका आउटर मोस्ट पी ऑर्बिटल में जा रहा है। अच्छा, इसको एक और तरीके से हम बोल सकते हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसका आउट एनपी ऑर्बिटल में जा रहा है। आउटर मोस्ट सेल बोलो, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल बोलो, आउटर मोस्ट या फिर एनपी बोल दो। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसका एनपी ऑर्बिटल में जा रहा है उसको हम पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। अच्छा, जैसे सेकेंड लाइन पे आते हैं, जैसे एस में एक ऑर्बिटल होता है, पी में 3, डी में 5, एफ में 7, तो पी में 3 ऑर्बिटल है। अच्छा, ये बताओ कि एक ऑर्बिटल में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन? 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन है, पी में 3 ऑर्बिटल है, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होगा। इसका मतलब हो गया कि पी में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। इसका सीधा मतलब है कि पी में 6 ग्रुप्स हैं। कौन कौन से ग्रुप्स हैं? तो ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 और ग्रुप 18। तो ग्रुप 13 जो है उसको हम बोरोन फैमिली कहते हैं, ग्रुप 14 जो है उसको कार्बन फैमिली कहते हैं, ग्रुप 15 को नाइट्रोजन फैमिली या निक्टोजेंस या निकोजेंस भी कई जगह लिखा गया है, ग्रुप 16 को ऑक्सीजन फैमिली या चाल्कोजेंस, ग्रुप 17 को हैलोजन फैमिली बोला गया है, ग्रुप 18 को बच्चों क्या बोला गया है? इनर्ट गैस या नोबल गैस। अच्छा, इसके बाद का जो पॉइंट आता है ना वो ऐसा आता है कि सर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो जैसा मैंने बताया कि 6 इलेक्ट्रॉन है इसमें पी ब्लॉक में। और एक और चीज बता दूं कि पी ब्लॉक से पहले एस ब्लॉक आ चुका है। पी ब्लॉक से पहले एस ब्लॉक आ चुका है, तो एस कंप्लीटली फिल्ड होगा, तब पी में आप आ रहे हो। तो NS2 है, एन में एस में कंप्लीटली फिल्ड है, एस कंप्लीटली NS2, और एनपी में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो NP 1 to 6। तो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गया? NS2 NP 1 to 6।
NH2NP1 बोले तो बोरोन फैमिली, NH2NP2 बोले तो कार्बन फैमिली, NH2NP3 बोले तो नाइट्रोजन फैमिली या निकोजेंस, NH2NP4 बोले तो ऑक्सीजन फैमिली या चाल्कोजेंस, NH2NP5 बोले तो हैलोजेंस, NH2NP6 बोले तो इनर्ट गैस या नोबल गैस। क्लियर हो गया यहां तक? अब आते हैं कि सर इसमें देखो आपके पास जनरल हो गया, ये हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके पास कि ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर यानी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। किसी भी ग्रुप का ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हो? किसी भी ग्रुप का ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। अब ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हो? एस और पी वाले इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दो तो आपको ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर निकल जाएगा। अब बोरोन फैमिली में NH2NP1 है, एस और पी जोड़ो +3 तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर निकल गया। कार्बन फैमिली में NH2NP2 है तो खट से आप एस और पी जोड़ोगे 2 और 2 4 हो गया +4। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर NH2NP3 में एस और पी जोड़ने से 5 आ रहा है, NH2NP4 में एस और पी जोड़ने से +6 आ रहा है, NH2NP5 में आपके पास +7 आ रहा है, NH2NP6 में +8 आ रहा है। तो ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर निकल गया +3 +4 +5 +6 +7 +8। अच्छा, इसके अलावा भी अदर ऑक्सीडेशन स्टेट भी एग्जिस्ट करता है और अदर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का एक तरीका है। आप क्या करो, NH2 को छुपा दो। तो जैसे आपने NH2 छुपाया, और मैं आगे बताऊंगा क्यों छुपा रहा हूं, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। जैसे आप NH2 छुपाया तो क्या बचा? NP1, मतलब ये +1 भी शो करेगा। आप कार्बन फैमिली में NH2 छुपाओ +2, सिमिलरली +3 +4 +5 +6 शो करता है। तो आपको दो तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट अभी तक बता दिए, एक तो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट और दूसरा मैंने क्या बता दिया कि NH2 छुपाने से +1 +2 +3 +4 +5 +6। बिल्कुल सही है। लेकिन एक बात और समझनी पड़ेगी, कार्बन फैमिली में CH4 भी तो होता है, हाइड्राइड्स भी तो बनाते हैं। तो यार कार्बन फैमिली हाइड्राइड्स भी बनाता है, CH4 एग्जांपल लेते हैं तो हाइड्रोजन पे +1, 4 हाइड्रोजन +4 तो कार्बन पे आ जाएगा खट से -4। क्लियर हुआ? तो कार्बन फैमिली कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट अभी तक दिखाया? तो एक तो +4, दूसरा +2 और -4 बिकॉज ऑफ द हाइड्राइड। बोरोन फैमिली में 2 ही है, +3 +1। चलो समझ गया। अब आते हैं किस पे कि नाइट्रोजन फैमिली पे। NH2NP3 की वजह से मैक्सिमम तो +5 आ चुका था, NH2 छुपाने से +3 आ चुका था, लेकिन हाइड्राइड्स भी तो होता है। नाइट्रोजन फैमिली हाइड्राइड्स भी तो बनाएगा तो -3। NH3 है तो H पे +1 है तो +3 हो गया, तो सामने वाले पे -3 चला गया। बहुत बढ़िया। फिर क्या होगा? NH3 के बाद अब आ जाते हैं ऑक्सीजन फैमिली पे। ठीक है, ऑक्सीजन फैमिली आपके +6 होगा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, +4 होगा NH2 हटा के इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। अब आ जाते हैं कि बाकी आप देखोगे O2F2 भी तो सुनते हो, तो ऑक्सीजन फैमिली फ्लोराइड्स भी तो बनाएगा। O2F2 में वो +2 शो करता है। बाकी ऑक्सीजन फैमिली वाटर भी तो बनाता है, इन दैट केस वो हाइड्राइड भी बनाएगा, इन दैट केस वो -2 भी शो करता है। तो ऑक्सीजन फैमिली क्या क्या शो कर रहा है? आपके पास +6, आपके पास +4, +2 और -2 भी शो कर रहा है। +2 क्यों? फ्लोराइड्स के केस में, -2 क्यों? हाइड्राइड्स के केस में। अब आते हैं बच्चे आपके पास हैलोजन में। तो एक शॉर्ट ट्रिक बन गया यहां पे कि ऑक्सीजन फैमिली जो है -2 से लेकर के +8 तक, हाँ +8 नहीं +6 तक, -2 से लेकर के +6 तक सारे इवन वाले बना रहा है वो। तो देखो -2 बना रहा है, +2 भी बना रहा है, +4 भी बना रहा है, +6 भी बना रहा है। तो -2 से +6 तक सारे इवन वाले ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। अब इसी बिहाफ पे मैं हाइड्रोजन भी रटा देता हूं, तो -1 से +7 तक सारे ऑड वाले। जैसे ये -2 से +6 है, अब एक एक और कम आ जाओ, -1 से +7 तक सारे ऑड वाले। तो +7 तो समझ आता है ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर, +2 छुपाने से +5 समझ में आ गया, +3 भी शो करता है, +1 भी शो करता है और -1 भी शो करता है। तो -1 +1 +3 +5 +7 ऑल ऑड ऑक्सीडेशन नंबर बिटवीन -1 एंड +7। क्लियर हुआ? चलते हैं हैलोजन फैमिली पे। तो देखो NH2NP6 है, +8 होगा, +6 होगा, +4 भी होता है, +2 भी होता है। तो यहां पे 8 से 2 तक सारे डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप याद कर लीजिए। ठीक, तो यहां तक सारे ऑक्सीडेशन नंबर मैंने आपको क्लिक करा दिए। ठीक, भूलोगे नहीं। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। अब आपको मैं बताता हूं कुछ ऑक्सीडेशन नंबर्स, फिर मैं बताता हूं मेटलवाइड्स के बारे में, और तब हम फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखो बोरोन फैमिली में आपको याद होगा बैगन आलू गाजर इन थैला, बोरोन एल्युमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम। सिमिलरली कार्बन फैमिली में कहे शिवजी सुने प्रभुजी, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन और लेड।
नाइट्रोजन फैमिली में नहीं पसंद ऐसे सब बिस्किट, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ऑक्सीजन फैमिली में ओ, एस्टाइल, से, टीपो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। उसके बाद हेलोजन फैमिली में फिर कल बाहर आई आंटी, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन। हेलोजन फैमिली हेमा, नीलम और करीना, सिनेमा की रानी, तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। अब देखो इसमें मैं पहले ऑक्सीडेशन स्टेट चमकाता हूं। ऑक्सीडेशन स्टेट से पहले मैं आता हूं पहले कि ये जो पूरे मैंने ग्रुप 13 से ग्रुप 18 पी ब्लॉक आपको बताए, इसमें आपके एक शॉर्ट ट्रिक है जिससे कि आप मेटलॉइड्स याद कर लोगे। कौन सा है वो? तो सीता, गीता, ऐश्वर्या, ये 3 लड़कियां हैं। सीता, गीता, ऐश्वर्या सब तीनों के तीनों सब ट्यूशन पढ़ने आते। मतलब सीता मतलब सिलिकॉन, गीता मतलब जर्मेनियम और ऐश्वर्या मतलब आर्सेनिक, AS। सीता, गीता, ऐश्वर्या सब का मतलब SB का मतलब एंटीमनी, ट्यूशन का मतलब टेलुरियम, TE ट्यूशन, टेलुरियम, और पढ़ने का मतलब PO पोलोनियम, और आते का मतलब एस्टाटाइन, AT। क्लियर हो गया? तो आपको पी ब्लॉक में मैंने मेटलॉइड बता दिया। सीता, गीता, ऐश्वर्या सब ट्यूशन पढ़ने आते, 7 मेटलॉइड्स। अब ये मेटलॉइड्स जो है ना, इसके लेफ्ट साइड में देखोगे तो आपको पूरा मेटल्स दिखेगा। अब मेटल कौन कौन सा है? तो भाई एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो बोरोन फैमिली में एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, दीज आर द मेटल्स। कार्बन फैमिली में टिन और लेड, ये हो गए आपके क्या? मेटल। उसी तरह नाइट्रोजन फैमिली में जो बिस्मथ है वो भी आपके पास मेटल। तो 5 मेटलॉइड, सॉरी 7 मेटलॉइड्स, 7 मेटल्स, एंड रेस्ट ऑल आर नॉन मेटल्स। चाहे बोरोन हो, चाहे कार्बन हो, चाहे नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, ऑल रिमेनिंग सारे जितने हैं वो सब क्या हो जाएंगे? नॉन मेटल्स। तो 7 मेटल, 7 मेटलॉइड, रिमेनिंग नॉन मेटल्स। वाओ, अमेजिंग हो गया। चलिए अब इसके बाद में ऑक्सीडेशन स्टेट और इसके बाद इनर्ट पेयर इफेक्ट पे जंप कर रहा हूं। देखिएगा होता क्या है बोरोन फैमिली में कि बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो बोरोन फैमिली +3+1 शो करता है, लेकिन बोरोन हमेशा +3, एल्युमिनियम हमेशा +3 शो करेगा। लेकिन जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं ना, लोअर वाला ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब +1 भी आना स्टार्ट हो जाता है। तो यही गैलियम की बात करोगे ना तो +3+1 दोनों शो कर रहा है। बोरोन +3, एल्युमिनियम +3, बट जैसे जैसे नीचे बढ़ोगे गैलियम +3+1 दोनों, इंडियम +3+1 दोनों, थैलियम +3+1 दोनों। लेकिन थैलियम का +1 स्टेबल है। मैं फिर से बता रहा हूं कि बोरोन फैमिली जैसे जैसे नीचे जा रहे हो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल हो रहा है। बोरोन फैमिली में 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +3 और +1। +3 इज द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, +1 इज द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। बट जैसे जैसे नीचे जा रहे हो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम्स स्टेबल। क्यों भाई? अभी आएंगे उसके रीजन पे। तो कैसे हुआ ध्यान दीजिएगा। ऊपर वाले 2 हायर ऑक्सीडेशन स्टेट +3, जैसे ही 2 और नीचे आए तो वो +3+1 दोनों शो कर रहा है, और जैसे ही लास्ट वाले पे आए वो भले ही +3+1 दोनों शो कर रहा है बट स्टेबल इज +1। लेकिन कार्बन फैमिली पे आ जाते हैं, अगेन ऊपर वाले दोनों हमेशा हायर शो करेंगे +4। जैसे थोड़ा सा नीचे आओगे तो कार्बन, सिलिकॉन तो +4 हो गया। जर्मेनियम और टिन की बात करोगे ये +4 +2 दोनों शो करते हैं, और लास्ट वाले लेड में भले ही वो दोनों शो करेगा +4 +2 बट स्टेबल होगा +2। सिमिलरली नाइट्रोजन फैमिली में ऊपर में नाइट्रोजन, फास्फोरस दोनों +5 शो करेंगे, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। लेकिन जैसे नीचे आओगे आर्सेनिक और एंटीमनी में तो दोनों ही शो करेगा +5 +3, और बिस्मथ में भले दोनों शो करता है +5 +3 बट स्टेबल कौन सा होता है? ओनली +3। अभी क्या हो रहा है? तो हाई ऊपर वाले हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, जैसे ही नीचे आए दोनों ही ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहे हैं, और सबसे नीचे आ गए केवल लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? आइए इसको समझते हैं। अब इसको बोला जाता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या है इनर्ट पेयर इफेक्ट? एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखेंगे। एनसीईआरटी कहता है कि इन ग्रुप 13, 14, 15, मैंने देखो 16, 17, 18 की बात नहीं की, उसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं लगेगा। इन ग्रुप 13, 14 एंड 15 है ना, केवल बोरोन, कार्बन और नाइट्रोजन में ही लगेगा। इन ग्रुप 13, 14, 15 एज वी गो डाउन द रो, जैसे जैसे नीचे जाते हैं
द स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस। एज वी गो डाउन द ग्रुप द स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस। क्यों? इनर्ट पेयर इफेक्ट समझाऊंगा अभी। तो अभी आपको समझ आया ना कि जैसे जैसे मैं नीचे जा रहा था लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ रही थी। अब बोरोन फैमिली में देखो कार्बन +3, सॉरी बोरोन +3, अल्युमिनियम +3, गैलियम दोनों एग्जिस्ट करता है बट +3 स्टेबल है। ठीक है, इंडियम दोनों एग्जिस्ट करता है बट +3 स्टेबल है। इन दैट केस थैलियम दोनों एग्जिस्ट करता है बट +1 स्टेबल है बिकॉज ऑफ द इनर्ट पेयर इफेक्ट। उसी तरह कार्बन फैमिली में दोनों +4 स्टेबल है, +4 ही एग्जिस्ट करता है। जैसे जैसे नीचे जाओगे आर्सेनिक और एंटीमनी में दोनों एग्जिस्ट करते हैं +4 +2 बट +4 ही स्टेबल है। इन केस ऑफ लेड हेवीएस्ट एलिमेंट, सबसे नीचे वाला एलिमेंट में इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है कि +4 के जगह +2 स्टेबल हो जाता है। अब नाइट्रोजन फैमिली पे आ जाते हैं। नाइट्रोजन फास्फोरक हायर वाले, टॉप वाले हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ही बनाते हैं। जैसे जैसे नीचे जाओगे आर्सेनिक और एंटीमनी में, ठीक है, तो आपके पास दोनों ही बनाते हैं बट +5 स्टेबल होता है। लेकिन लास्ट बिस्मथ के केस में तो खट से आपके लोअर ही स्टेबल होगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं, +3 ही स्टेबल होगा। अब इतनी बार हमने इनर्ट पेयर इफेक्ट जान लिया, आप समझिए व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट कहता है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट जिसमें पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनर्ट हो जाता है। इसमें समझेंगे कि एक ऐसा इफेक्ट जिसमें पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनर्ट हो जाता है, मतलब NH2 जो s ऑर्बिटल होता है उसमें पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है कि जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं NH2 वाला इनर्ट होता जा रहा है। इसीलिए NH2 अब इनर्ट हो जाएगा, NH2 रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो केवल कौन बचा? Np। तो देखो बोरोन फैमिली में Np में 1 है इसलिए +1 स्टेबल है, कार्बन फैमिली में Np में 2 है तो इसलिए +2 स्टेबल है, और नाइट्रोजन फैमिली में Np में 3 है तो +3 स्टेबल है। एकदम सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चों कि व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। एनसीईआरटी वाला कहता है कि एज वी गो डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं NH2 इलेक्ट्रॉन बिकम्स इनर्ट। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे जो NH2 के इलेक्ट्रॉन है वो इनर्ट हो जाते हैं, ठीक, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो ओनली Np इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, केवल Np वाले इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, एंड दिस इज नोन एज इनर्ट पेयर इफेक्ट। एंड ड्यू टू दिस एज वी गो डाउन द ग्रुप ओनली लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज स्टेबल। समझ चुके हैं? चलिए अब आ जाते हैं पी ब्लॉक में। नेक्स्ट एनसीईआरटी का जो लाइन है वो कहता है कि पी ब्लॉक में तीनों है, मेटल, नॉन मेटल, मेटल वाइड। अब अभी तो बताया 7 मेटल 7 मेटल वाइड, रिमेनिंग ऑल आर नॉन मेटल्स। चमक चुका है। अब आते हैं, कहता है एनसीईआरटी कि जो मेटल है वो बिग साइज होता है। ऑब्वियसली मेटल का क्या टेंडेंसी है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। और नॉन मेटल की क्या टेंडेंसी है? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना। अब डोनेट कौन करेगा? जिसका दिल बड़ा होता है, जो बड़ा आदमी होगा वही तो डोनेट कर पाएगा। तो सिमिलरली इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करेगा? जिसका बिग साइज है। और नॉन मेटल का मतलब है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना। कौन एक्सेप्ट करेगा? जिसका स्मॉल साइज है। देखो जो छोटे दिल के होते हैं वो हमेशा लेने की कोशिश करते हैं। सिमिलरली नॉन मेटल में भी जो छोटे दिल वाले हैं वो इलेक्ट्रॉन को लेने की कोशिश करेंगे। तो मेटल हो गया डोनर, डोनर हो गया बिग साइज, और नॉन मेटल हो गया एक्सेप्टर, एक्सेप्टर हो गया स्मॉल साइज। अब जो डोनर है वो क्या आपका बेसिक होता है? बिल्कुल। और जो एक्सेप्टर है क्या वो एसिडिक होता है? तो कहीं ना कहीं मेटल बेसिक है और नॉन मेटल एसिडिक है। अभी तक हमने क्या सीखा? मेटल बिग साइज है, नॉन मेटल स्मॉल साइज है। मेटल डोनेट करता है, नॉन मेटल एक्सेप्ट करता है। मेटल बेसिक है, नॉन मेटल एसिडिक है। अब देखो मेटल डोनेट करता है तो क्या मेटल केटायन बनाएगा? बिल्कुल। नॉन मेटल एक्सेप्ट करता है तो क्या नॉन मेटल एनायन बनाएगा? बिल्कुल। अगर मेटल केटायन बनाएगा, नॉन मेटल एनायन बनाएगा, इन दोनों के बीच का कौन सा बॉन्ड होता है? आयनिक बॉन्ड। आयन के बीच का बॉन्ड आयनिक बॉन्ड, केटायन और एनायन के बीच का बॉन्ड आयनिक बॉन्ड। मजेदार हो गया। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि डाउन द ग्रुप जाने पे मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। यार अभी भी तो समझाया कि मेटल कौन है? बिग साइज। तो नीचे जाने पे बिग साइज है तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, और नीचे जाने पे नॉन मेटालिक कम हो जाएगा क्योंकि साइज बड़ा हो रहा है। नॉन मेटालिक इनवर्सली है। अच्छी बात है। अब कह रहा है कि सर
डाउन द ग्रुप मेटालिक और नॉन मेटालिक होगा। हाईली रिएक्टिव मेटल जो होते हैं वो ऑब्वियसली जल्दी से केटायन बनाएगा, और हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल फटाक से एनायन बनाएगा। तो जो जितना अच्छा केटायन जितना अच्छा एनायन बनाएगा, फटाक से वो क्या बना लेगा? आयनिक बॉन्ड। तो हाईली रिएक्टिव मेटल एंड हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल फॉर्म आयनिक बॉन्ड। समझ में आ चुका है? नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। कह रहा है कि आयनिक बॉन्ड का तो आपने समझा दिया, कोवलेंट बॉन्ड तो मेटल नॉन मेटल वाला आयनिक बॉन्ड है, तो नॉन मेटल वाला कोवलेंट बॉन्ड है। बस इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। समझ में आ चुका? अब आगे बढ़ते हैं। अभी हमने समझा था कि मेटल डोनर है, बेसिक ऑक्साइड बनाएगा, तो मेटल के जो ऑक्साइड है बच्चे वो बेसिक ऑक्साइड बनेगा, लेकिन नॉन मेटल वाला एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा, क्योंकि वो एक्सेप्टर है, एसिड बनाता है। अब कह रहा है कि फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच ग्रुप डिफर्स फ्रॉम डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। जैसे कि अगर मैं बोरोन फैमिली की बात करूं, तो बोरोन फैमिली का जो पहला मेंबर है बोरोन, वो बाकी बचे एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम से अलग बिहेवियर शो करेगा, डिफरेंट बिहेवियर शो करेगा। द फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस ग्रुप बिहेव डिफरेंटली एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स। बोरोन बिहेव्स डिफरेंटली एज कंपेयर टू एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। क्यों? क्योंकि पहला चीज है स्मॉल साइज है। हम कहते हैं ना, जो घर में सबसे छोटा होता है वो डिफरेंट ही रहता है, थोड़ा सा अलग ही बिहेव करता है, थोड़ा अलग नखरे होते हैं उसके। वही हो गया इसमें भी। हर फैमिली में, बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हैलोजन, जो सबसे छोटा साइज होगा, जो सबसे छोटा होगा, उसके अलग ही नखरे हैं, उसका अलग ही बिहेवियर है, एनोमलस बिहेवियर है, डिफरेंट बिहेवियर है। वाई? ए स्मॉल साइज, पहला चीज। अब छोटा साइज होने से क्या हुआ सर? अट्रैक्शन ऑन इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। तो अट्रैक्शन का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गया, तो ए स्मॉल साइज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब अट्रैक्शन बढ़ गया तो खट से देखो क्या बढ़ गया? आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ गया, एनर्जी ज्यादा लगाना पड़ेगा वहां से। तो क्या हो गया? पहला, ए स्मॉल साइज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। अब देखो, जब एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल भी तो है, सेकेंड पीरियड है ना, फर्स्ट मेंबर सारे सेकेंड पीरियड में, चाहे वो बोरोन हो, कार्बन हो, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, हैलोजन हो, फ्लोरीन हो, सारे सेकंड एलिमेंट है, फर्स्ट मेंबर आर ऑल इन सेकंड पीरियड। सेकंड पीरियड वाले के पास डी ऑर्बिटल नहीं होता है। तो क्या क्या चीज आया? 4, स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। अब डी ऑर्बिटल है ही नहीं तो क्या है? केवल एस और पी। तो एस में 1 ऑर्बिटल, पी में 3 ऑर्बिटल, तो टोटल 4 ऑर्बिटल। तो सेकेंड पीरियड वाले के पास टोटल 4 ही तो ऑर्बिटल है, और जितना ऑर्बिटल होता है उतना ही ओवरलैप होगा, उतना ही बॉन्डिंग बनेगा। तो सेकेंड पीरियड वाले के पास टोटल 4 ऑर्बिटल है, टोटल 4 ओवरलैप होगा, टोटल 4 बॉन्ड बनेगा। इसीलिए एनसीईआरटी में लिखा है द मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट इज 4 बिकॉज ओनली 4 ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल, 1s and 3p। चलिए नेक्स्ट। और कह रहा है लेकिन अदर मेंबर्स, भाई बाकियों के पास तो डी ऑर्बिटल है ना, थर्ड पीरियड के बाद सबके पास होता, थर्ड पीरियड एंड अदर्स, थर्ड पीरियड एंड डाउनवर्ड्स, दे ऑल हैव डी ऑर्बिटल्स, तो वो 4 से ज्यादा बना सकते हैं। अब एनसीईआरटी में एग्जांपल लिखा है बोरोन मैक्सिमम BF4 बनाता है, मैक्सिमम BF4 माइनस बनाएगा, बट इन केस ऑफ एल्युमिनियम इट फॉर्म्स AlF6-3। एल्युमिनियम 6 बॉन्ड बना सकता है, AlF6 बना रहा है, AlF6-3 बना रहा है। तो पहला पेज आपका फिनिश हुआ है इसमें, और ये आपको मैं नोट्स दे रहा हूं ताकि आप इससे रिवाइज आप कर लीजिएगा, ये फ्री नोट्स है हमारे। चलिए, अब कह रहा है कि सर आपके पास फर्स्ट तो नहीं है, फर्स्ट के पास डी ऑर्बिटल तो नहीं है, तो डी पाई बॉन्ड नहीं बना सकता, लेकिन ये पी पाई तो बना ही सकता है। भाई पाई बॉन्ड जब बनता है ना तो 2 ऑर्बिटल से बनता है, पी पाई ऑर्बिटल से और डी पाई ऑर्बिटल से। अब कह रहा है सेकेंड पीरियड यानी कि जो फर्स्ट मेंबर्स हैं उसके पास डी ऑर्बिटल तो है ही नहीं, सेकेंड पीरियड वाले के पास डी ऑर्बिटल होता ही नहीं। अब सेकेंड पीरियड वाले के पास डी ऑर्बिटल नहीं है, इस वजह से वो डी पाई पी पाई नहीं बना पाएगा, डी पाई नहीं बना पाएगा, ओनली इट फॉर्म्स पी पाई मल्टीपल बॉन्ड। आपने सुना है ना कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन इथीन में, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन इथाइन में, तो पाई बॉन्ड तो बन रहा है, लेकिन चूंकि डी नहीं है इसलिए ओनली पी पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड। आपने ये भी सुना है ना साइनाइड में C ट्रिपल बॉन्ड N, आपने C ट्रिपल बॉन्ड O भी सुना होगा कार्बोनिल, आपने C डबल बॉन्ड N भी सुना होगा, हाइड्रोक्साइन पढ़ाते हैं हम आगे अमाइड में, आपने C डबल बॉन्ड O भी पढ़ा होगा, अगेन इट इज कार्बोनिल।
या ऑक्सो ग्रुप, या आप एल्डिहाइड कीटोन में सी डबल बॉन्ड ओ ही पढ़ते हो आप। तो समझ आया? यहां पे आ गया आपके पास कि सी डबल बॉन्ड सी हो, सी ट्रिपल बॉन्ड सी हो, एन ट्रिपल बॉन्ड एन है, सी डबल बॉन्ड ओ है, सी डबल बॉन्ड एन है, एन डबल बॉन्ड ओ है, सी ट्रिपल बॉन्ड एन है। कोई भी सेकंड पीरियड वाले अगर पाई बॉन्ड बना रहे तो हमेशा पी पाई बनेगा, क्योंकि सेकंड पीरियड वाले के पास डी था ही नहीं। बढ़िया। फिर एनसीईआरटी कहता है कि हेवियर एलिमेंट तो भाई उसके पास तो डी है, हेवियर मतलब थर्ड पीरियड एंड उसके नीचे वाले, उनके पास तो डी है। इसका मतलब वो डी पाई पी पाई बनाता है और डी पाई डी पाई भी बनाता है, तो उसके पास तो छूट है, तो वो पी पाई क्यों बनाएगा? वो तो डी पाई पी पाई और डी पाई डी पाई की तरफ जाएगा। बड़ी बात है। अब एक जो लास्ट में वो लाइंस लिखा है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा गौर से सुनना है। पता क्या कह रहा है वो कह रहा है कि एक ही ग्रुप में अगर सेम ऑक्सीडेशन नंबर है, फिर से बता रहा हूं, NO3 माइनस में नाइट्रोजन +5 है और PO4 -3 में फास्फोरस भी +5 है। एक ही ग्रुप के एलिमेंट है बट +5 में है। इन अ सेम ग्रुप इफ द ऑक्सीडेशन नंबर इज सेम देन लोअर एलिमेंट फॉर्म्स लेस बॉन्ड एंड हायर एलिमेंट फॉर्म्स मोर बॉन्ड। फिर से इस पर थोड़ा गौर करना है। इन अ ग्रुप फॉर सेम ऑक्सीडेशन नंबर लाइटर एलिमेंट फॉर्म लेस बॉन्ड मतलब लो कोऑर्डिनेशन नंबर एंड हेवियर एलिमेंट फॉर्म मोर बॉन्ड मतलब कि हाई कोऑर्डिनेशन नंबर। देखिए आप नोट्स में लिखा हुआ है एग्जैक्टली एज इट इज। तो अगर मैं +5 लेता हूं, सेम ऑक्सीडेशन नंबर लेता हूं, इन +5 ऑक्सीडेशन नंबर इन केस ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, नाइट्रोजन फॉर्म्स लेस बॉन्ड, लाइटर एलिमेंट लेस बॉन्ड, बट हेवियर एलिमेंट फास्फोरस फॉर्म मोर बॉन्ड। अब NO3 का स्ट्रक्चर देखो, आप देखो यहां पे ये वाला पेज में आपको दिखेगा, यहां पे NO3 माइनस, तो नाइट्रोजन के कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है क्योंकि 3 ही तो सिग्मा बॉन्ड बना है वहां पे, और फास्फोरस के कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है क्योंकि 4 कोऑर्डिनेशन नंबर बन चुका है। मजा आ गया? तो इन सेम ग्रुप if the oxidation number is also same then lighter element forms less number and heavier element forms more number. Amazing. अब आते हैं आपके पास ग्रुप 13 यानी कि बोरोन फैमिली पे। तो इसमें ना पहला पैराग्राफ को अगले 2 मिनट में कवर कर देते हैं। देखो कह रहा है कि बोरोन फैमिली में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। बहुत अच्छा। बोरोन टिपिकल नॉन मेटल है और बाद बाकी सारे मेटल है। पहली बात उसने कही कि बोरोन इज अ टिपिकल नॉन मेटल एंड रेस्ट ऑल आर मेटल्स, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम ऑल आर मेटल्स। एक थोड़ा सा नीचे दिया है उसको पहले ही बता देता हूं। बोरोन जो है उसके 2 आइसोटोप है, बोरोन 10 और बोरोन 11। अब जो 2 आइसोटोप है बोरोन 10, बोरोन 11, बोरोन 10 ज्यादा नहीं कम मिलता है। बोरोन 10 19%, बहुत रेयरली मिलेगा आपको नेचर में, बट अगर आप बोरोन 11 ढूंढोगे वो वाला आइसोटोप ज्यादा मिलता है, मतलब 81% के आसपास मिलता है। तो ये पहले 1 मिनट में तो यही कवर हुआ, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। बोरोन इज अ टिपिकल नॉन मेटल, रेस्ट ऑल आर मेटल एंड इसके 2 आइसोटोप है 10 और 11। 10 वाला कम मिलता है, 11 वाला ज्यादा मिलता है। लेकिन एक और बात जोड़ दूं कि बोरोन और एल्युमिनियम की अकरेंस पढ़ाई गई है, इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला पूछा गया है। बोरोन केवल 3 ही फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। कौन सा? बोरैक्स और कार्नाइट, और बोरैक्स, कार्नाइट और ऑर्थोबोरिक एसिड। तो जो बच्चों बोरैक्स है और वो है Na2B4O7.10 वाटर। जो बोरिक एसिड है यानी कि ऑर्थोबोरिक एसिड है वो है H3BO3, और जो कार्नाइट है वो है Na2B4O7.7 वाटर। और ये बार बार फॉर्मूले ध्यान रखिएगा वरना पूछा जाएगा। एल्युमिनियम की ऑकरेंस भी बता दी उसने, 2 फॉर्म। कह रहा है कि एल्युमिनियम अकर्स इन नेचर इन द फॉर्म ऑफ क्रायोलाइट एंड बॉक्साइट। उसका मिनरल है वो, बॉक्साइट मिनरल है एल्युमिनियम का, Al2O3.2 वाटर, और क्रायोलाइट है आपका Na3AlF6। क्रायोलाइट और बॉक्साइट है। एल्युमिनियम जो है 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, Al2O3.2 वाटर और क्रायोलाइट Na3AlF6। समझ चुके हैं? नेक्स्ट अब आते हैं बच्चों आपके कॉन्फ़िगरेशन में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, यहां तक। इसमें एक छोटी सी लाइन आपको बाद में काम आएगी, वो ये है, इसी में लिखा है कि एल्युमिनियम भले ही मेटल है, एल्युमिनियम भले ही मेटल है, लेकिन इट बिहेव्स, इट शोज सम केमिकल प्रॉपर्टी टू बोरोन। भले ही मेटल है बट नॉन मेटल की तरह बिहेवियर शो करता है। इसीलिए अब आगे देखेंगे एल्युमिनियम के ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक नेचर के। एल्युमिनियम भले ही मेटल है,
but it shows many chemical similarity to आपके पास बोरोन। चलिए अब नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। हमने अभी पढ़ के आए हैं कि NH2NP1 इनर्ट गैस NH2NP1, जिसका भी कॉन्फ़िगरेशन लिखना है उससे पहले वाला इनर्ट गैस NH2NP1। अब N क्या है? पीरियड नंबर, सेकेंड पीरियड N2, थर्ड पीरियड N3, फोर्थ पीरियड N4 एंड सो ऑन। अब बोरोन सेकेंड पीरियड है, उससे पहले वाला इनर्ट गैस 2s2 मतलब हीलियम 2s2 लेकिन जस्ट नीचे आएंगे एल्युमिनियम के, उससे पहले वाला इनर्ट गैस नियोन 3s2 पीरियड 3। अगर मैं गैलियम की बात करूं उससे पहले वाला इनर्ट गैस यानी कि आर्गन आपके पास 4s2 लेकिन भाई फोर्थ पीरियड आ गया ना, चौथे पीरियड आने से क्या हुआ कि डी ऑर्बिटल आने लगे, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स एंटर हो गए फोर्थ पीरियड में। स्कैंडियम, कैल्शियम के जस्ट बाद स्कैंडियम से स्टार्ट हो जाता है डी ब्लॉक। तो गैलियम जो है उससे पहले डी ब्लॉक एंटर हो चुका है, तो जब भी डी ब्लॉक आएगा तो डी के इलेक्ट्रॉन भी आएंगे, तो गैलियम के केस में डी के इलेक्ट्रॉन भी डालना पड़ेगा, और जब जब डी आता है n-1 डी के साथ आता है। n क्या है? 4, n-1 क्या हो गया? 3, तो n-1 डी मतलब 3d। तो अगर आपको गैलियम का लिखना है तो क्या लिखोगे? उससे पहले वाला इनर्ट गैस आर्गन 3d10 4s2 उसके जस्ट नीचे आओ इंडियम, क्या आ जाएगा? उससे पहले वाला इनर्ट गैस आर्गन फिर आएगा उससे पहले वाला इनर्ट गैस क्रिप्टन, और फिर आएगा आपके पास 4d10, n-1 डी कर दिया ना इस बार, n = 5, तो 4d10 5s2 अब आते हैं थोड़ा थैलियम पे। थैलियम में पता है क्या है कि थैलियम है बच्चे 6th पीरियड का, ठीक है। अब 6th पीरियड का है तो यहां पे डी भी है और एफ भी है। भाई 4th और 5th पीरियड में केवल डी होता है, 6th और 7th पीरियड में डी भी है एफ भी है, लैंथेनाइड्स एक्टिनाइड्स। तो मतलब यहां n-1 डी तो आएगा ही आएगा, n-2 एफ भी आगे रहेगा। पहले वाला इनर्ट गैस जेनॉन और n-2 एफ 6 - 2 4f 14, n-1 डी मतलब 5d10 और 6s2 6p1 तो चलेगा ही चलेगा। अब यहां पे एनसीईआरटी ने थोड़ा सा कैच पकड़ा, बोला देखो हर कॉन्फ़िगरेशन में NH2NP1 है ना, चाहे बोरोन से लेकर के थैलियम तक NH2NP1 तो है, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो है, सबका सेम है, बट द कोर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज डिफरेंट। कहता है इनर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसी को बोला जाता है कोर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज डिफरेंट। व्हाट इज कोर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? इनर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज कोर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वो डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? तो अगर मैं पहले बोरोन और एल्युमिनियम की बात करें तो केवल इनर्ट गैस NH2NP1 था, लेकिन अगर मैं गैलियम और इंडियम की बात करूं, इनर्ट गैस NH2NP1 साथ में n-1 D10 भी था। थैलियम की बात करें, इनर्ट गैस NH2NP1 n-1 D10 था, n-2 F14 भी था। इसलिए ये जो D और F ऐड हो रहे हैं, दीज आर डिफरेंट, कोर इज डिफरेंट, देयरफॉर प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। कह रहा है कि भाई आउटर सेम है तो बड़ा अच्छी बात है, बट सिंस द कोर ऑफ दीज एलिमेंट्स आर डिफरेंट सो द प्रॉपर्टीज आर आल्सो डिफरेंट। नेक्स्ट पॉइंट एटॉमिक रेडियस पे आ जाते हैं, ठीक है। चलो अब एटॉमिक रेडियस तो जनरली क्या होता है, नीचे जाने पे साइज बढ़ता है, तो होना क्या चाहिए? बोरोन से बड़ा एल्युमिनियम, एल्युमिनियम से बड़ा गैलियम, गैलियम से बड़ा इंडियम, इंडियम से बड़ा थैलियम। लेकिन ऐसा गलत है, ऐसा होता नहीं है ना। क्या होता है? तो बोरोन के बाद आता है गैलियम, गैलियम के बाद आता है एल्युमिनियम, और ये हो गया गलत। ये ऐसा क्यों एक्सेप्शनल लगता है लोगों को? है नहीं, बताता हूं अभी। तो बोरोन से बड़ा गैलियम, गैलियम से बड़ा एल्युमिनियम, एल्युमिनियम से बड़ा इंडियम, और इंडियम से भी बड़ा थैलियम। बट इंडियम और थैलियम में बहुत ज्यादा डिफरेंस होना चाहिए, बट उतना डिफरेंस होता नहीं है। इंडियम और थैलियम ऑलमोस्ट बराबर हो जाते हैं, इंडियम से थोड़ा बहुत ज्यादा है थैलियम। तो दो जगह चेंज आया, एक तो एल्युमिनियम और गैलियम में एक उल्टा ही हो गया, और दूसरा इंडियम थैलियम में ऑलमोस्ट बराबर साइज हो जाती है। थैलियम थोड़ा सा बड़ा है, जबकि होना चाहिए बहुत बड़ा। एक 5th पीरियड 6th पीरियड है, ज्यादा साइज बढ़ जाना चाहिए, बट होता नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि अब देखो जो गैलियम है हमारा, जो हमारा बच्चे गैलियम है, वो तो 4th पीरियड का एलिमेंट है। अब 4th पीरियड में डी ब्लॉक आता है, डी ब्लॉक का मतलब डी के इलेक्ट्रॉन आएंगे।
अब डी के इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ध्यान रखो ना, लिखा था ना 3d10 गैलियम के, तो 3d10 डी ऑर्बिटल की खट से पुअर शील्डिंग हो गई, डी इलेक्ट्रॉन्स की पुअर शील्डिंग हो जाती है, और जब जब पुअर शील्डिंग होता है तब तब साइज कम हुआ है। व्हेनेवर देयर इज अ पुअर शील्डिंग देयर इज अ डिक्रीज इन साइज और साइज कॉन्ट्रैक्शन, छोटा सिकुड़ जाना, छोटा हो जाना, कॉन्ट्रैक्शन। तो देखो गैलियम में डी ऑर्बिटल की पुअर शील्डिंग हुई, गैलियम का साइज कॉन्ट्रैक्ट होकर सिकुड़ गया, छोटा हो गया, इतना छोटा हो गया कि एल्युमिनियम से भी छोटा हो जाता है। तो बोरोन के बाद गैलियम, गैलियम के बाद एल्युमिनियम आ गया। वाई? बिकॉज डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। और डी ऑर्बिटल, डी ब्लॉक वालों को ट्रांजिशन भी तो कहते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स, तो इसको हम ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं। समझ में आ गई पूरी बात? तो एल्युमिनियम और गैलियम में वाई गैलियम इज स्मॉलर देन एल्युमिनियम? बिकॉज ऑफ द डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, और वी कैन से ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा, इंडियम और थैलियम में ऐसा क्या खास बात था? इंडियम से बहुत बड़ा होना चाहिए थैलियम, बट लगभग बराबर क्यों है? क्योंकि थैलियम में देखो एफ ऑर्बिटल की वेरी पुअर शील्डिंग आ गई है। थैलियम का कॉन्फ़िगरेशन देखो 4f14, तो डी तो है ही है, एफ की और पुअर शील्डिंग लग गई। इसका मतलब जितना साइज बढ़ना चाहिए था ना बढ़ के सिकुड़ गया वो भी, ठीक है। और इंडियम और थैलियम की बराबर हो जाती है ऑलमोस्ट, बट फिर भी थैलियम का थोड़ा बहुत ज्यादा होता है, इसलिए ऐसा ऑर्डर आया। तो दो चीज मैंने यहां पे बताई, एल्युमिनियम गैलियम मतलब थर्ड और फोर्थ पीरियड में क्या था? डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन यानी कि ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। 5 और 6 पीरियड में क्या था? लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन या फिर एफ ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन बोल सकते हो। अच्छा, इसके जस्ट बाद आयनाइजेशन एनर्जी आ गया। कहता है आयनाइजेशन एनर्जी आपके पास अगेन, क्योंकि यहां पे लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन लग रहा है और वो लग रहा है ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन लग रहा है, तो अलग तरह का यहां पे ऑर्डर देखने को मिलता है। और वो ऑर्डर याद करने का तरीका भी है। कैसे याद होगा? तो वो याद ऐसे होगा कि बंद करके ताला गया एल्युमिनियम इंडिया। बंद करके मतलब बोरोन, ताला मतलब थैलियम, गया मतलब गैलियम, गया एल्युमिनियम, फिर एल्युमिनियम आ जाएगा, और इंडिया का मतलब आईएन। तो बोरोन थैलियम Ga, बंद करके ताला गया, फिर Al एल्युमिनियम, एंड देन इंडिया इज आईएन। बोरोन का सबसे ज्यादा, फिर आपके पास आएगा Tl, फिर आएगा Ga, फिर आएगा Al, और फिर आएगा आईएन, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। और इसमें एक और चीज बोला इसने। अच्छा, कोई लोगों को मन में सवाल आएगा कि भाई ऐसा क्यों हुआ? अगेन, क्योंकि बोरोन फैमिली में कई तरह की कॉन्ट्रैक्शन लग रही है, दो ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, देयरफॉर द ऑर्डर इज रिवर्स या ऑर्डर इज क्योटिक, थोड़ा सा उल्टा सीधा ऑर्डर है। फिर आ जाते हैं कि सर ये तो आयनाइजेशन एनर्जी चमक गया, आपके पास एक और स्टेटमेंट है उसमें कि सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, मतलब जो पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में IE1 होगा, इससे कई ज्यादा बड़ा होगा IE2, इससे कई ज्यादा बड़ा होगा IE3। क्यों ऐसा हुआ? IE1 से ज्यादा हुआ IE2, इससे भी ज्यादा हुआ IE3, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एक छोटा सा कहानी सुना देता हूं इस पे। देखो, मान लो आप किसी से कर्ज लेने जा रहे हो, तो मैं पहली बार जाऊंगा कि 10 लाख रुपए दे दो, वो दे देगा कि चलो यार अच्छे घर का लग रहा है, वापस कर देगा। लेकिन मैं सेम इंसान के पास मैं कुछ दिन बाद फिर जाता हूं, बोलता हूं 10 लाख और दे दो, वो कहेगा अरे नहीं यार पहला वाला पहले दो, थोड़ा मशक्कत करना पड़ेगा आपको। आप कुछ दिन बाद फिर कहेंगे फिर से 10 लाख दे दो, तो वो बहुत ज्यादा रिजिड हो जाएगा कि नहीं दूंगा, आपको बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। तो जब पहला इलेक्ट्रॉन निकालने जाते हो तो आसानी से निकल जाता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन और एनर्जी लगानी पड़ती है, तो IE2 इज ग्रेटर देन IE1, तीसरा इलेक्ट्रॉन के लिए और मशक्कत करनी पड़ी, और तो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, IE3 सबसे ज्यादा, देन IE2, और सबसे कम IE1। वाओ। फिर हो गए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज नथिंग बट अट्रैक्शन ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? अट्रैक्शन है। तो छोटा साइज ज्यादा अट्रैक्शन, क्योंकि न्यूक्लियस पास में। तो ध्यान दीजिए, बोरोन का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्योंकि सबसे छोटा साइज है। बोरोन से नीचे हुआ एल्युमिनियम, लेकिन फिर मैं बता दूं कि गैलियम पर बात आते आते बदल जाती है। क्यों? लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। तो बोरोन फैमिली में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंपॉर्टेंट है। इट फर्स्ट डिक्रीजेस फ्रॉम बोरोन टू एल्युमिनियम एंड देन मार्जिनली इंक्रीजेस, देन मार्जिनली बढ़ जाता है। गैलियम का बढ़ गया, वापस और बढ़ गया, इंडियम का वापस और बढ़ गया, थैलियम का। क्लियर हुआ?
तो फर्स्ट इट डिक्रीजेस, तो बोरोन से एल्युमिनियम कम हुआ, लेकिन वापस से बढ़ गया वो गैलियम, इंडियम और थैलियम का। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी आपका क्लियर हो गया। इसके जस्ट बाद बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी आ जाती है, और आपको बताया है ना कि बोरोन इज अ टिपिकल नॉन मेटल। साथ में ये ब्लैक कलर्ड सॉलिड एंड एक्सट्रीमली हार्ड होता है। मतलब कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी समझने के लिए आप समझ सकते हो कि बोरोन इज समवॉट लाइक डायमंड, ये हीरे की तरह है। मतलब बस समझने के लिए है और कुछ नहीं। तो जैसे डायमंड की प्रॉपर्टी है वैसे ही बोरोन भी करता है। तो बोरोन, बस एक अंतर है कि बोरोन काला कलर का सॉलिड है, इट इज अ डार्क सॉलिड, लेकिन इट इज एक्सट्रीमली हाई, एक्सट्रीमली हार्ड। अच्छा, हार्ड क्यों है? क्योंकि जो बोरोन है ना उसका स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलाइन लैटिस होता है। बोरोन बहुत ही टाइटली पैक्ड स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलाइन लैटिस है, इसको तोड़ना मुश्किल है, इसीलिए एक्सट्रीमली हार्ड है, और इसीलिए बेटा वो हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका। बोरोन का सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है अपने ग्रुप में। डेस्पाइट, ये बात अलग है कि बोरोन नॉन मेटल है, मेटल का जनरली हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, बट ये नॉन मेटल होते हुए भी सबसे हाई मेल्टिंग पॉइंट रखता है अपने ग्रुप में। क्यों? बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलाइन लैटिस। Because of the strong crystalline lattice, it is extremely hard, it is difficult to break and high melting point। और ध्यान रखिए ब्लैक कलर होता है, काला कलर का ब्लैक बोरोन। B फॉर ब्लैक, B फॉर बोरोन, ब्लैक बोरोन। चलिए, आपके पास ये हो गया। जो रेस्ट मेंबर्स हैं जैसे कि एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, द रेस्ट मेंबर्स क्या होते हैं? द रेस्ट मेंबर्स आर सॉफ्ट मेटल्स। जो बाकी के हैं रेस्ट मेंबर्स वो सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। अच्छा, सॉफ्ट हैं मेटल्स तो क्या होंगे कि ठीक है यार सॉफ्ट मेटल्स हैं तो इसको हम लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बोल देते हैं। तो सॉफ्ट मेटल्स है तो लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हो गए। चलिए, इसके बाद एनसीईआरटी क्या कहता है? इसी में कहता है कि मेटल्स की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाई है, होनी भी चाहिए भाई। मेटल की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाई होनी भी चाहिए, क्योंकि मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, लूज करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, और जहां जहां फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा कंडक्शन होगा, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। इसके जस्ट बाद आप देखोगे तो गैलियम के बारे में एनसीईआरटी कह रहा है कि गैलियम वैसे तो ये सॉफ्ट मेटल है, बट इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट वेरी लो हो जाता है। गैलियम एक स्पेशल काइंड ऑफ मेटल है जो 30 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट कर जाता है। एनसीईआरटी में लिखा है 303 केल्विन, जब इसको डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो 30 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अच्छा, गर्मियों का टेम्परेचर तो 40-45 हो ही जाता ना हमारे यहां। गर्मियों में जून जुलाई के महीनों में तो 40 डिग्री 45 डिग्री टेम्परेचर होता है। अब ये मेल्ट कर जाता है 30 डिग्री पे, मेल्टिंग पॉइंट इसका 30 डिग्री सेल्सियस है। तो गैलियम मेटल 30 डिग्री सेल्सियस पर ही मेल्ट करता है, इट हैज वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। Therefore, गैलियम मेटल एग्जिस्ट एज लिक्विड इन समर। वो गर्मियों में तो लिक्विड की तरह मिलता है, क्योंकि भाई गर्मियों का टेम्परेचर 40 डिग्री और ये 30 डिग्री पे मेल्ट हो जाता है, लिक्विड हो जाता है। तो गैलियम एग्जिस्ट एज लिक्विड इन समर बिकॉज ऑफ द वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, बिकॉज एंड द मेल्टिंग पॉइंट इज 30 डिग्री सेल्सियस। अमेजिंग। इसके बाद डेंसिटी की बात की है, तो यार डेंसिटी बड़ा सिंपल है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। डेंसिटी क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास बढ़ेगा डेंसिटी बढ़ेगा। तो जैसे जैसे नीचे जाओगे मास बढ़ेगा, वैसे वैसे डेंसिटी बढ़ेगा। तो बोरोन से ज्यादा एल्युमिनियम, एल्युमिनियम से ज्यादा गैलियम, गैलियम से ज्यादा इंडियम, इंडियम से ज्यादा थैलियम। अब मैं बात करता हूं मेल्टिंग पॉइंट की और बॉइलिंग पॉइंट की। तो बोरोन का मेल्टिंग पॉइंट एक शॉर्ट ट्रिक है, बैटिंग याद करना है। बैटिंग क्या है? BATING, डबल टी नहीं, BATING। कैसे याद रखोगे? बी फॉर बोरोन सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट, बैटिंग में बी आ गया, फिर ए आएगा। ए फॉर एल्युमिनियम सेकंड ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट, सेकंड हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है इसका। फिर टी आएगा, मतलब बोरोन और एल्युमिनियम के बाद थैलियम का हाई मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। फिर आईएन, बैटिंग में BATIN, तो आईएन का मतलब हो गया इंडियम। उसके बाद जो नंबर आएगा वो इंडियम का मेल्टिंग पॉइंट का नंबर आएगा, और सबसे कम होता है ऑब्वियसली गैलियम का बैटिंग में। तो मेल्टिंग पॉइंट में सबसे कम गैलियम का, सबसे ज्यादा बोरोन का। और कैसे ये ऑर्डर है? तो बैटिंग हो जाएगा, बोरोन, फिर एल्युमिनियम, फिर थैलियम, फिर आपके पास इंडियम और गैलियम। नेक्स्ट जो आपके पास आ रहा है वो इंपॉर्टेंट अगेन हो गया बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट बड़ा सिंपल है भाई, बोरोन का सबसे ज्यादा एक्सट्रीमली हार्ड है ना, बोरोन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा एक्सट्रीमली हार्ड। लेकिन जैसे जैसे नीचे जाओगे सॉफ्ट मेटल होते जा रहे हैं, तो वैसे वैसे बेटा बॉइलिंग पॉइंट कम होती जा रही है। तो डाउन द ग्रुप बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस।
बट मेल्टिंग पॉइंट का उल्टा सीधा ऑर्डर है बैटिंग। अगर मैं बात करता हूं किसकी बात हो गया मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की, अब बात करना पड़ेगा केमिकल प्रॉपर्टी का, हाँ या ना। अब केमिकल प्रॉपर्टी का बात करना पड़ेगा, तो केमिकल प्रॉपर्टी में क्या है आपके पास, ऑक्सीडेशन स्टेट है ना। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट और फिर हम ट्रेंड्स की बात करेंगे। आइए, तो यार बोरोन फैमिली जो है उसका सबसे पहले मैं ऑक्सीडेशन स्टेट आपको बताता हूं, सुनिएगा गौर से और विजुअलाइज करिए, जो मैं बोल रहा हूं ना उसको विजुअलाइज करिए। जब तक आप दिमाग में सोचेंगे नहीं ना अपनी बातों को, तब तक वो याद नहीं होगा। पढ़ाने के लिए हजारों टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, एक हजारों कोचिंग्स आपको मिल रही हैं, सैकड़ों आपको मटेरियल्स मिल रहे होंगे, लेकिन सिलेक्शन फिर भी हजारों लाखों से क्या क्यों नहीं हो रहा। फिर से मैं बताऊं, 600 से ऊपर नंबर लाने वाले बड़े लोग कम हैं, क्योंकि अगेन मैं बोल दूं, क्योंकि वो बहुत अच्छे से पढ़ाई इसलिए नहीं कर रहे हैं, याद नहीं होता उनको नहीं पता कि एनटीए को मेमोरी भी चाहिए और एनटीए को आईक्यू भी चाहिए। कुछ लोग बहुत अच्छा न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं और कुछ लोग बहुत अच्छा याद ही कर पाते हैं। तो दोनों जब होगा तब होगा। और याद करने वाली चीजें तो बेटा ब्रेन में सेट होनी चाहिए, प्रिंट फॉर्म में एकदम, मतलब बोरोन जैसे मैं बस मुझे टॉपिक बताओ मैं पूरा बोल दूं, वैसा आपको होना चाहिए। तब आप 180 में 180 कैसे नहीं लाओगे ये बताओ, ठीक है ना। तो इसलिए लीक से हटके पढ़िए, रैट रेस से अलग हटके पढ़िए, बाकी समझदार हैं आप। अब चलिए केमिकल प्रॉपर्टीज की हम बात कर रहे थे, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले बच्चे हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे, है ना। केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर लेते हैं। अभी अभी पढ़ के आए थे कि भाई साहब ये +3 +1 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, लेकिन ऊपर वाले दोनों +3 में एग्जिस्ट करेंगे, नीचे जैसे ही आएंगे गैलियम और इंडियम में +3 +1 दोनों शो करेगा, थैलियम भी +3 +1 शो करेगा, बट ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट थैलियम +1 में स्टेबल है। अब यहां पे एनसीईआरटी ने एक पॉइंट डाला कि बोरोन +3 में एग्जिस्ट नहीं करता है, और काफी सारे लोग यहां कंफ्यूज होते हैं कि यार BCl3 क्या है, BF3 क्या था, फिर बोरोन +3 में तो है तो सही भाई, B2O3 क्या है बोरोन +3 में, लेकिन तो फिर एनसीईआरटी गलत है या क्या है, सब सही है, मतलब बस उसका अगर सही से निकाले तो सही है। एनसीईआरटी कह रहा है कि बोरोन अकेला +3 में एग्जिस्ट नहीं करता है, बोरोन कंपाउंड्स में +3 में एग्जिस्ट कर जाएगा, बट आप कभी नहीं बोरोन +3 नहीं, आपको एल्युमिनियम +3 मिल जाएगा, बट बोरोन +3 इंडिविजुअली आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं मिलेगा। आपको गैलियम +3 मिल जाएगा, इंडियम +3 मिल जाएगा, थैलियम +1 मिल जाएगा, बट बोरोन +3 नहीं बन पाता। हाँ, कंपाउंड्स में बोरोन +3 में, BCl3 जब बन रहा है तो वहां मिल जाएगा, BF3 में बन जाएगा, BBr3 में बन जाएगा एंड सो ऑन, बट बोरोन इंडिविजुअली बोरोन +3 बनाना, जैसे Mg+2 मिल सकता है, Ca+2 मिलता है, I-1 F-1 Cl-1 मिलता है, बट बोरोन +3 नहीं मिलेगा। क्यों, इसका रीजन पूछा लोगों ने, तो बोला कि बोरोन +3 बनाने के लिए IE1, IE2, IE3 लगानी पड़ेगी। IE1 लगाओगे तो बोरोन +1, IE2 लगाओगे तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल के बोरोन +2, I3 निकाल के बोरोन +3 बनेगा। अब देखो IE1, IE2, IE3 जब आप जोड़ते हो ना, द सम ऑफ IE1, IE2, IE3 इज वेरी हाई इन केस ऑफ बोरोन। भाई बोरोन के केस में IE1 + IE2 + IE3 बहुत हाई है। अब जब बहुत हाई है तो क्या होता है, नहीं बन पाता, उतना एनर्जी अवेलेबल ही नहीं होता, तो बोरोन +3 नहीं बन पाता। बट एल्युमिनियम का IE1, IE2, IE3 का जो सम है इट इज लो एंड देयरफॉर एल्युमिनियम फॉर्म्स +3। गैलियम में भी इट इज लो, देयरफॉर इट इज Ga+3। समझ में आया, चलते हैं। अब पूछता है कि स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट नीचे जाने पे बढ़ेगा कि कम होगा, और स्टेबिलिटी ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट नीचे जाने पे बढ़ेगा कि कम होगा। अब देखो बड़ा सिंपल है यार, कि स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट नीचे जाने पे बढ़ता है। तो अगर मैं एल्युमिनियम +1, गैलियम +1, इंडियम +1, थैलियम +1 की बात करूं तो इंक्रीज होगा स्टेबिलिटी नीचे जाने पे। लेकिन अगर मैं बात करता हूं किसकी, +3 की, एल्युमिनियम +3, गैलियम +3, इंडियम +3, थैलियम +3, तो क्या होगा, नीचे जाने पे कम होगा, क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है, स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की कम हो जाएगी। मजा आ गया। अब बढ़ जाते हैं आपके पास ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी। ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी भी बड़ा सिंपल है। ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी इज वेरी सिंपल। कह रहा है कि अगर बोरोन ट्राईवैलेंट स्टेट में है, मैं कहने का मतलब बोरोन अगर 3 बॉन्ड बना रहा है, तो इसका मतलब उसका ऑक्टेट इनकंप्लीट है। क्यों?
क्योंकि सर 3 बॉन्ड बना रहा है ना, तो 6 ही तो इलेक्ट्रॉन उसके पास हुए, और 6 इलेक्ट्रॉन हुए तो ऑक्टेट के लिए तो 8 चाहिए, तो ऑक्टेट इसका इनकंप्लीट है। व्हेनेवर बोरोन इज इन ट्राइवैलेंट स्टेट द ऑक्टेट इज इनकंप्लीट। इन ट्राइवैलेंट स्टेट देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन, उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्टेट इनकंप्लीट है। ठीक है, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं से लेता है। तो व्हेनेवर बोरोन इज इन ए ट्राइवैलेंट स्टेट, उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है सेंट्रल एटम के पास, इसलिए ऑक्टेट इनकंप्लीट है, अनस्टेबल होता है। दूसरा कह रहा अब ये 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, सो इट एक्सेप्ट्स लोन पेयर। क्यों? क्योंकि लोन पेयर में 2 और इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 6 + 2 8 हो जाएगा। सो इट एक्सेप्ट्स लोन पेयर टू फॉर्म टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट टू बिकम स्टेबल। तीसरा पॉइंट आपके पास आ जाता है कि टेंडेंसी टू बिहेव एज लुईस एसिड, है ना। अब देखो ये लुईस एसिड की तरह बिहेव कर रहा है क्योंकि एक्सेप्ट कर रहा है लोन पेयर, बट BX3 भी लोन पेयर की तरफ, BX3 भी एसिड है, AlX3 भी एसिड है, GaX3 भी एसिड है, INX3 भी एसिड है, सिमिलरली TlX3 भी एसिड है, क्योंकि सारे ट्राइवैलेंट स्टेट में 6 ही इलेक्ट्रॉन है और सबके पास 2-2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो सारे 2 एक्सेप्ट करना चाहते हैं, मतलब सारे वो है लुईस एसिड। बट पूछ रहा है कि BX3, AlX3, GaX3, INX3 और TlX3 में किसकी एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है। अब एसिड में क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट कब करेगा, जब अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्शन कब होता है, जब पास में होते हैं। पास में होने का मतलब साइज छोटा है, तो जिसका साइज छोटा है वो अट्रैक्ट करेगा, वही लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा, मतलब BX3 ज्यादा एसिडिक है और नीचे जाने पे एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। वही एनसीईआरटी ने लिखा है कि टेंडेंसी टू बिहेव एज लुईस एसिड डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। BX3 का एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा है, देन AlX3, देन GaX3 एंड देन INX3 एंड देन TlX3। क्या अमेजिंग है। अब कह रहा है कि जैसे मान लीजिए मैं BCl3 की बात कर लूं, भाई ट्राइवैलेंट स्टेट है, 6 ही इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट इनकंप्लीट है, तो अगर मैं BCl3 ऑक्टेट इनकंप्लीट का अमोनिया से रिएक्शन कर देता हूं, तो अमोनिया में नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, खट से बोरोन पे अटैक करके ऑक्टेट कंप्लीट करा लेगा। तो BCl3 पहले 3 बॉन्ड बनाया था, अमोनिया ने लोन पेयर देके कोऑर्डिनेट बना लिया, तो क्या बन गया, 4 बॉन्ड। अब 4 बॉन्ड बन गया, इसका मतलब sp3 था पहले BCl3 3 सिग्मा बॉन्ड से, अब 4 सिग्मा बॉन्ड बन गया sp2 से sp3 बन गया। पहले 3 सिग्मा बॉन्ड sp2 था, अब BCl3 ने अमोनिया से लोन पेयर लेके खट से क्या बना दिया, BCl3 डॉट अमोनिया। इसका मतलब अमोनिया ने लोन पेयर दे दिया BCl3 को और स्टेबल हो गया BCl3 डॉट अमोनिया। और BCl3 डॉट अमोनिया क्या है, एडक्ट बोलते हैं उसको, एडिशन प्रोडक्ट एडक्ट बोलते हैं, है ना। जब भी डॉट से कोई चीज लिखी हो तो उसको BCl3 डॉट अमोनिया, उसको एडक्ट बोलते हैं। चलिए अमेजिंग, समझ में आ गया। तो क्या हो गया, BF3 डॉट NH3 में अमोनिया ने लोन पेयर डोनेट किया BF3 को, तो BF3 डॉट अमोनिया भी वहां भी बन जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है रिएक्शन, क्योंकि ट्राइहैलाइड्स टेट्रावैलेंट स्टेट में, सॉरी ट्राइवैलेंट स्टेट में वो ऑक्टेट इनकंप्लीट है और ऑक्टेट कंप्लीशन के लिए वो लोन पेयर लेता है। एक और चीज उसमें लिखा गया है नेक्स्ट, कि AlCl3 एडक्ट नहीं बनाएगा। अगेन क्यों नहीं बनाएगा, बड़ा सिंपल लॉजिक, फिर से सोचेंगे तो समझ आएगा। देखो BCl3 ने बना लिया, AlCl3 एडक्ट क्यों नहीं बना रहा यार। एडक्ट बनाने के लिए लोन पेयर को लाना है, एडक्ट बनाने के लिए लोन पेयर को एक्सेप्ट कराना है। अब वो तभी होगा ना जब अट्रैक्ट हो, तो यार बोरोन छोटा साइज होगा तभी तो अट्रैक्ट होगा। जैसे ही एल्युमिनियम पे गया, एल्युमिनियम का साइज बड़ा हो गया, एल्युमिनियम का साइज बड़ा हो गया तो लोन पेयर एक्सेप्ट नहीं हो रहा। भाई एल्युमिनियम का साइज बड़ा हो गया तो लोन पेयर एक्सेप्ट नहीं हो रहा, इसलिए वो एडक्ट नहीं बना रहा। तो अब ये दूसरे तरीके से अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करता है। तो AlCl3 डू नॉट फॉर्म एडक्ट बट इट फॉर्म्स डाइमर। भाई एक और AlCl3 को पास में लाता है, बोलता है चलो साथ मिल लेते हैं, स्टेबल हो जाएंगे। तो AlCl3 दूसरे AlCl3 के साथ मिलके Al2Cl6 बनाता है और दिस इज अ डाइमर। अब जब Al2Cl6 बन रहा है तो ध्यान दें ये एक बनाना बॉन्ड है। देखिए आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा यहां पे इस पेज में, यहां पे सबसे लास्ट में Al2Cl6 में डाइमर बन रहा है, बनाना बॉन्ड बन रहा है। जब भी सराउंडिंग एटम के पास लोन पेयर होता है बनाना बॉन्ड में, दैट मींस इट इज अ 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। यहां पे AlCl3 में क्लोरीन के पास लोन पेयर है, सराउंडिंग एटम के पास लोन पेयर है, बनाना बॉन्ड है और 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन, इसको आंख बंद करके बोल सकते हैं। अगर सराउंडिंग एटम के पास लोन पेयर नहीं हुआ, उस केस में हम इसको 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोलेंगे।
चलो यहां तक समझ में आया। अब आगे बढ़ जाते हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, उसको बच्चे छोड़ देते हैं। देखो उसमें लिखा गया है जो ब्रिज बॉन्ड है वो ज्यादा बॉन्ड लेंथ है और जो साइड वाला टर्मिनल बॉन्ड लेंथ है वो छोटा है। तो ब्रिज बॉन्ड लेंथ इज बिगर एंड टर्मिनल बॉन्ड लेंथ इज स्मॉलर। ब्रिज बॉन्ड लेंथ इज बिगर एंड टर्मिनल बॉन्ड लेंथ इज स्मॉलर। एकदम क्लियर हो गया। चलिए, तो ब्रिज बॉन्ड लेंथ बड़ा हो गया, टर्मिनल बॉन्ड लेंथ छोटा हो गया। उसके बाद आ जाएंगे BBA, बॉन्ड एंगल की हम बात करते हैं। तो सबसे बाहर वाला जो बॉन्ड एंगल है वो सबसे बड़ा है, देन फिर ब्रिज वाला, ठीक है। सेकंड नंबर पे जो बॉन्ड एंगल है वो ब्रिज वाला है, और फिर थर्ड नंबर पे क्या है, मतलब अंदर वाला, BBA, बाहर वाला, ब्रिज वाला, अंदर वाला। तो बाहर वाला, ब्रिज वाला, अंदर वाला, इस तरह से आपको बॉन्ड एंगल रखना है, ठीक है। याद ही करना पड़ेगा, डेटा नहीं पूछेगा कोई कि कितना था, 104 था, 107 था, 109 था, 121 था, ये सब नहीं पूछेगा। पूछेगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो बाहर वाला टर्मिनल वो सबसे ज्यादा बड़ा है, फिर ब्रिज है और फिर अंदर वाला है। तो यहां तक आपके सारे पॉइंट्स हमने कवर कर दिए। ब्रिज बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ा है, ये भी हमने बता दिया एज कंपेयर टू टर्मिनल बॉन्ड लेंथ। अब एक इंटेक्स्ट क्वेश्चन आया कि बोरोन डू नॉट फॉर्म BF6-3, व्हाई? बोरोन BF6-3 क्यों नहीं बनाता? क्योंकि बोरोन के पास मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकते हैं, बोरोन सेकेंड पीरियड का है, बोरोन 6 बॉन्ड बना ही नहीं सकता, दैट्स इट। अब आते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राइहैलाइड्स पे, ध्यान दीजिएगा। हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राइहैलाइड्स पे आते हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राइहैलाइड्स, पहले तो ट्राइहैलाइड समझो। BX3 जो हम पढ़ रहे थे वो ट्राइहैलाइड ही था, BF3, BCl3, BBr3, BI3, X की वैल्यू रखना है बस आपको। तो BF3, BCl3, BBr3, BI3, अब इसमें दो तरह की हाइड्रोलिसिस होती है। जो BCl3, BBr3, BI3 है उसमें कंप्लीट हाइड्रोलिसिस है, और जो BF3 है उसमें पार्शियल हाइड्रोलिसिस है। मजा आया? तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में 4 वाटर मॉलिक्यूल इस्तेमाल होता है। 3 वाटर मॉलिक्यूल से क्या बनता है, BOH होल थ्राइस, तीनों Cl हट के BOH होल थ्राइस बनेगा। जब चौथा वाटर मॉलिक्यूल आता है, देखो अभी भी जब BOH होल थ्राइस बना तब भी तो बोरोन के पास 3 ही बॉन्ड बने, BOH होल थ्राइस, अभी भी तो ऑक्टेट इनकंप्लीट है। तो चौथा वाटर मॉलिक्यूल आता है और उसको फाइनली BOH होल 4 माइनस बनाता है। तो BCl3, BBr3, BI3 में सब में BOH होल 4 माइनस बनेगा और 4 मोल वाटर इस्तेमाल होता है, 4 वाटर मॉलिक्यूल अटैक करता है। और BCl3 के केस में HCl, और वहां पे HCl और यहां पे HBr, HI रिलीज होगा। लेकिन BF3 में पार्शियल हाइड्रोलिसिस होता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पार्शियल हाइड्रोलिसिस क्या है भाई? पार्शियल हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है कि सारे मॉलिक्यूल्स रिएक्ट नहीं करेंगे, कुछ ही मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करेगा। मतलब BF3 हमने लिया तो उसमें से कुछ तो पानी से रिएक्ट करेगा, कुछ बचा रह जाएगा। तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, ये कुछ मॉलिक्यूल पानी से रिएक्ट कर जाएगा, तो क्या बन जाएगा, BOH होल 4 माइनस और HF रिलीज हो जाएगा। अब जो कुछ मॉलिक्यूल बचा हुआ है ना BF3 का, वो HF से रिएक्शन करके BF4 माइनस बनाता है। तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस का सब सेम है, BOH होल 4 माइनस HCl, BOH होल 4 माइनस HBr, BOH होल 4 माइनस HI। बट BF3 के केस में BOH होल 4 माइनस बनेगा, HF भी बन रहा है, बट कुछ HF जो है वो BF3 से मिल चुके हैं और वो BF4 माइनस बना चुके हैं वेरी इजीली। अमेजिंग हो गया। अब आगे बढ़ जाते हैं आपके पास पार्शियल हाइड्रोलिसिस के बाद। अब आते हैं, अगर मान लीजिए आप AlCl3, भाई हम बोरोन ट्राइहैलाइड्स पढ़ रहे हैं, एल्युमिनियम की ट्राइहैलाइड देख लो, AlCl3 की पानी से रिएक्शन करा दे। तो AlCl3 की जब हम पानी से रिएक्शन कराएंगे उस केस में क्या होगा, एल्युमिनियम तो 4 से ज्यादा बॉन्ड बना सकता है, तो एल्युमिनियम के 6 बॉन्ड बन सकते हैं। एल्युमिनियम 4 से ज्यादा बॉन्ड बना सकता है तो एल्युमिनियम के 6 बॉन्ड बन सकते हैं। तो AlH2O होल 6+3 बनाता है, वो AlH2O होल 6+3 बना देता है, वेरी सिंपली। अब एक क्वेश्चन है, कह रहा है व्हाइट फ्यूम्स अपीयर अराउंड द बॉटल ऑफ AlCl3, व्हाई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी टाइप के छुपा रुस्तम क्वेश्चन पूछ लेगा। और उस पूरे आंसर को अगर आप पढ़ेंगे ना तो उसमें 2 चीजें आपको दी गई है, पता कौन? एक दिया गया है कि AlCl3 का भी पार्शियल हाइड्रोलिसिस होता है, देखो लिखा हो गया कि एनहाइड्रस AlCl3 इज पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड। अब वाटर से करेगा, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर है, उसमें पानी होता है, उससे रिएक्शन करता है। तो हाइड्रोलिसिस होगा तो AlOH होल थ्राइस तो बनेगा, साथ में HCl भी तो बनेगा।
वो जो HCl है उसकी वजह से व्हाइट फ्यूम्स आ रहा होता है। चलिए यहां पे आते हैं रिएक्शन विथ एयर। अब देखो एयर में केवल एक नहीं है कि O2 से रिएक्शन करा दो, एयर में N2 भी तो है, अच्छा खासा अमाउंट है N2 का। तो एयर में O2 से भी रिएक्शन होगा, N2 से भी रिएक्शन होगा। बस ये ध्यान रखना है क्रिस्टलाइन बोरोन की रिएक्शन किसी से नहीं होगी। भाई क्रिस्टलाइन बोरोन तो स्ट्रांग था ना, वो टूट ही नहीं रहा था, उसको मेल्ट करने में तो बहुत ज्यादा 1000-2000 केल्विन देना पड़ रहा था, वो तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, वो हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला है। तो वो टूट ही नहीं रहा है, टूटेगा नहीं तो रिएक्शन कैसे होगा। तो क्रिस्टलाइन बोरोन की O2 से भी रिएक्शन नहीं होती है, क्रिस्टलाइन बोरोन की N2 से भी रिएक्शन नहीं होती। हाँ लेकिन अगर आप उसको तोड़ के पहले से ही पाउडर फॉर्म में कर दो, मतलब एमॉर्फस फॉर्म में अगर आप ले आओ उसको, तो एमॉर्फस बोरोन की O2 से रिएक्शन होगी, एमॉर्फस बोरोन की N2 से रिएक्शन होगी। तो क्रिस्टलाइन बोरोन डू नॉट रिएक्ट विथ एयर, इधर विथ O2 इधर विथ N2 नहीं करेगा। लेकिन एमॉर्फस बोरोन ध्यान दे रिएक्शन करता है, तो बोरोन ऑक्सीजन की रिएक्शन करते हैं। तो देखो बोरोन के पास 3 चार्ज होता है और ऑक्सीजन के पास 2 चार्ज होता है। क्रिस क्रॉस करोगे, इसकी टोपी उसके सर करोगे, तो ऑक्सीजन का 2 बोरोन के साथ, बोरोन का 3 ऑक्सीजन के साथ, तो B2O3 बन गया। तो एमॉर्फस बोरोन की O2 के साथ रिएक्शन करके B2O3 बनता है, Al2O3 बनता है, Ga2O3 बनता है, In2O3 बनता है, लेकिन थैलियम +1 में स्टेबल है इसलिए Tl2O बनता है। तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन समझ में आई होगी। बस एक पॉइंट है कि एमॉर्फस बोरोन रिएक्शन करेगा, क्रिस्टलाइन नहीं। अब आ जाते हैं कि सर जब इतना है तो B2O3 नॉन मेटल का ऑक्साइड है, मतलब एसिडिक होगा, पढ़ाया था। जो लास्ट वाले दोनों हैं इंडियम और थैलियम मेटल के ऑक्साइड है, मतलब कि बेसिक होगा। लेकिन बताया था ना कि एल्युमिनियम भले ही मेटल है बट कुछ प्रॉपर्टी वो बोरोन से शो करता है, मतलब एम्फोटेरिक। अब मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक दे देता हूं एम्फोटेरिक का। जनाबे अली ने गाया कार में पंजाबी सॉन्ग, ध्यान रखिएगा। जना मतलब हो गया ZN, बे मतलब BE, अली मतलब AL। जनाबे अली ने गाया, गाया मतलब GA, कार मतलब CR, में मतलब MN, पंजाबी मतलब PB, सॉन्ग मतलब SN। तो जनाबे अली ने गाया कार में पंजाबी सॉन्ग, ये जितने भी हैं ये सब के सब एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाएंगे। तो देखो Al2O3 अली, Ga2O3 गाया, ये सब कहां है एम्फोटेरिक ऑक्साइड में। तो B2O3 चूंकि नॉन मेटल का है एसिडिक, In2O3 और Tl2O बेसिक, रिमेनिंग वाले एम्फोटेरिक हो गए, बोलो हाँ या ना। इसके बाद हमारे पास आ जाएंगे क्या, एल्युमिनियम की N2 से रिएक्शन। भाई बोरोन की N2 से रिएक्शन हमने कर ली, एल्युमिनियम की N2 से रिएक्शन करके देखते हैं एल्युमिनियम की N2 से रिएक्शन कैसे होगी। अच्छा बोरोन की N2 से पहले कर लेते हैं, फिर एल्युमिनियम भी कर लेंगे, चलो साथ में। बोरोन +3, N2 में नाइट्रोजन -3, तो दोनों 3-3 है, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आओगे 1-1, मतलब B1N1 लिखो या BN लिख दो। सिमिलरली AlN लिख दो, सिमिलरली AlN लिख दो, क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपके पास मूव कर जाते हैं। सिमिलरली AlN हो जाएगा, BN और AlN हो गया। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स भी आपके पास चमक गए। अब कह रहा है कि जो एल्युमिनियम की आपने O2 से रिएक्शन कराई थी तो क्या बना था, Al2O3, वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड था। लेकिन जब जब Al2O3 बनता है, एक चीज का ध्यान रखना है कि जब जब Al2O3 बनता है, इसको कहा जाता है कि एल्युमिनियम के ऊपर, जैसे मान लीजिए बच्चे कि ये एल्युमिनियम है, अब एल्युमिनियम की O2 से रिएक्शन हो गई तो एल्युमिनियम Al2O3 का लेयर बना लेता है उसके ऊपर। एल्युमिनियम थिन फिल्म ऑक्साइड लेयर बना लेता है, बहुत पतला एल्युमिनियम का Al2O3 का लेयर जम जाता है। अब ये लेयर जम गया तो देखो एल्युमिनियम छुप गया, एल्युमिनियम छुप गया तो इट प्रिवेंट्स एल्युमिनियम फ्रॉम फर्दर अटैक। Whenever Al2O3 is formed, a thin film oxide layer is formed over aluminum. Thin film oxide layer एल्युमिनियम के ऊपर बन जाता है, ठीक है, and it prevents aluminum from further attack. एल्युमिनियम को फर्दर अटैक से बचा लेता है। So aluminum becomes passive, इसलिए बच्चे एल्युमिनियम पैसिव हो जाता है, क्योंकि एल्युमिनियम रिएक्ट नहीं कर पा रहा है। पैसिव का मतलब नॉन रिएक्टिव, फर्दर रिएक्ट नहीं करता है। चलिए अब आ जाते हैं रिएक्शन विद एसिड एंड बेस। गौर से सुनो, एसिड और बेस की जो रिएक्शन है, तो देखो बोरोन वैसे भी क्रिस्टलाइन है, वो तो रिएक्शन ही नहीं देगा पहली तो। लेकिन अगर हम एमॉर्फस बोरोन को ले आए, एमॉर्फस बोरोन भी नॉर्मल एसिड बेस से रिएक्शन नहीं देता।
अगर आप चाहोगे बोरोन की रिएक्शन आप करा दो, HCl से नहीं होगा, NaOH से नहीं होगा। बोरोन डू नॉट रिएक्ट विथ नॉर्मल एसिड और बेस। हां, यह बात क्लियर है कि बोरोन रिएक्ट विथ ऑक्सीडाइजिंग एसिड। अगर मैं बोरोन को कॉन्क HNO3 दे दूं, वो ऑक्सीडाइजिंग एसिड है, कॉन्क H2SO4 दे दूं, वो ऑक्सीडाइजिंग एसिड है। तो ऑक्सीडाइजिंग एसिड क्या करेगा? बोरोन को ऑक्सीडाइज करके H3BO3 बनाएगा, बोरोन को ऑक्सीडाइज करके H3BO3 बनाएगा। और कॉन्क HNO3 क्या करेगा? NO2 बना देगा। कॉन्क H2SO4 कर क्या करेगा? SO2 गैस रिलीज करेगा। ध्यान दीजिए, जब एसिड से रिएक्शन करता है तो जनरली H2 गैस निकलता है, मेटल प्लस एसिड H2 गैस है। बट यहां पे बोरोन एसिड से रिएक्ट कर रहा है। डिफरेंस क्या है कि वो ऑक्सीडाइजिंग एसिड है। ऑक्सीडाइजिंग एसिड क्या करता है? इस कॉरस्पॉन्डिंग गैस निकालता है। अगर HNO3 लिया, NO2 गैस, अगर H2SO4 लिया तो SO2 गैस निकलेगा। तो बोरोन नॉर्मल एसिड में से रिएक्शन नहीं करेगा, बट ऑक्सीडाइजिंग एसिड से रिएक्शन कर देगा। अच्छा, व्हाट इफ एल्युमिनियम को नॉर्मल एसिड बेस दे, तो एल्युमिनियम कर लेगा, एल्युमिनियम में कोई दिक्कत नहीं। एल्युमिनियम डाइल्यूट HCl डालो तो AlCl3 प्लस H2 गैस बना देगा। एल्युमिनियम प्लस एसिड, मेटल प्लस एसिड, आपके पास H2 गैस इवॉल्व कर देगा, AlCl3 बना देगा। एल्युमिनियम को अगर आप बेस दो, हाँ, तो एल्युमिनियम बेस से भी रिएक्शन करता है क्योंकि एम्फोटेरिक नेचर का है ना। तो एल्युमिनियम प्लस NaOH अगर आप करेंगे तो NaAlOH होल 4 बनाता है। वो NaAlOH होल 4 बनाता है, सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है ना, मेटा एल्यूमिनेट उसको बोलते हैं। या फिर इसको कई बुक्स में ना NaAlO2 भी लिखा है। मतलब अगर आप हीट कर दो तो वहां से जो भी बचा कुचा वाटर है सब निकल जाएगा, ऑक्साइड बचेगा, NaAlO2 बनता है। समझ गए बात को? तो बोरोन की नॉर्मल एसिड बेस से रिएक्शन नहीं होगी, ऑक्सीडाइजिंग एसिड बेस से रिएक्शन होगी। ऑक्सीडाइज किसमें होता है? बोरिक एसिड, ऑर्थोबोरिक एसिड H3BO3 में, और कॉरस्पॉन्डिंग गैस निकल रहा है NO2 SO2। लेकिन एल्युमिनियम रिएक्ट कर देगा, AlCl3H2 NaAlOH4 H2, वो मेटल से भी H2 निकालता है, मेटल एसिड से भी H2 निकालता है, बेस से भी H2 निकालता है। अच्छा, व्हाट इफ एल्युमिनियम को वो दे दें ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स? मान लो अगर हम एल्युमिनियम को कॉन्क HNO3 कॉन्क H2SO4 दे दे तो क्या होगा? हाँ, एल्युमिनियम भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जैसा बोरोन हुआ था BOH बोल रहा है इसमें H3BO3 में। वैसे एल्युमिनियम भी ऑक्सीडाइज होगा, कहां होता है? Al2O3, थिन फिल्म ऑक्साइड लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर, एल्युमिनियम को फर्दर अटैक से बचाता है। एल्युमिनियम बिकम्स पैसिव। कहानी खत्म, कहानी खत्म, Al2O3 का लेयर बन जाएगा। अच्छा, हैलोजन से अब जाके रिएक्शन करा रहा है, जबकि हमने हैलोजन की तो रिएक्शन काफी पढ़ ली। तो BX3 AlX3 एंड सो ऑन बनेगा आपके पास। BX3 बनेगा, AlX3 बनेगा, GaX3 बनेगा, INX3 बनेगा, TLX बनाएगा क्योंकि Tl+1 में। अब कह रहा है रिएक्शन विथ वाटर। ध्यान दीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, जेईई मेंस में पूछा गया सवाल। बोरोन फैमिली रिएक्शन करता ही नहीं वाटर से। बोरोन फैमिली डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। आप बोरोन को चाहे आप हॉट वाटर दे दो, कोल्ड वाटर दे दो, नहीं करेगा। गैलियम को हॉट कोल्ड दे दो, नहीं करेगा। इंडियम को हॉट कोल्ड दे दो, नहीं करेगा। थैलियम को हॉट कोल्ड दे दो, नहीं करेगा। लेकिन एल्युमिनियम का Al2O3 तो है। एल्युमिनियम ठंडे पानी से नहीं करता, कोल्ड वाटर से नहीं करता, बट एल्युमिनियम को अगर आप हॉट वाटर दोगे तो Al2O3 से रिएक्शन कर देता है। एल्युमिनियम को अगर आप हॉट वाटर दोगे तो Al2O3 रिएक्शन करके बना देता है। और बचा हुआ जो देखो ऑक्सीजन था वो एल्युमिनियम के साथ आ गया वाटर में से, बट जो हाइड्रोजन बचा है वो H2 गैस बना के निकल जाता है। तो ओनली एल्युमिनियम मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर, वो भी हॉट वाटर, एंड रिलीजेस H2 गैस। क्लियर यहां तक? लास्ट, अच्छा, जब जब Al2O3 बनेगा, प्रोटेक्टिव थिन फिल्म ऑक्साइड लेयर इज फॉर्म्ड, इट प्रिवेंट्स एल्युमिनियम फ्रॉम फर्दर अटैक, एंड एल्युमिनियम बिकम्स नॉन रिएक्टिव, एंड एल्युमिनियम बिकम्स पैसिव। मात्र 3 कंपाउंड्स ऑफ बोरोन आपको पढ़ने हैं, मात्र 3। फिर बता दो कौन कौन से? बोरैक्स, सिंदूर, सुहागा, दूसरा ऑर्थोबोरिक एसिड H3BO3, और तीसरा बड़ा इजी है B2H6 डाइबोरेन। पढ़ेंगे अभी। बोरैक्स जो है Na2B4O7.10 वाटर। अच्छा, बोरिक एसिड का मन में सोचिए फॉर्मूला H3BO3। अच्छा, आप सोचिए इसके बारे में B2H6 डाइबोरेन, ये हो गया उसका फॉर्मूला। अगर मैं बोरैक्स स्टार्ट करता हूं, चलो,
तो बोरैक्स का सबसे पहले फॉर्मूला पूछा गया तो Na2B4O7.10 वाटर। बोरैक्स अब सिंदूर है, लोगों को लगता है लाल कलर का होगा, नो। बोरोन के कंपाउंड्स जो है वो व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अब उसमें आप लाल पिगमेंट डाल दो तो लाल कलर, हरा डाल दो हरा कलर का सिंदूर निकल जाएगा, आप पीला डाल दो तो पीला कलर का सिंदूर निकल जाएगा। इसमें क्या है, वो तो कलर पिगमेंट के ऊपर है, आप क्या डाल रहे हो। बट बोरैक्स जो है वो व्हाइट कलर का होता है, ओरिजिनली व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। आप उसको पीस के फिर पाउडर वाउडर बनाते हैं, ठीक है। एक और चीज इसमें लिखा गया है कि सर एक्चुअल फॉर्मूला इसका बताओ बोरैक्स का। तो बोरैक्स का एक्चुअल फॉर्मूला Na2B4O7.10 वाटर नहीं है। बोरैक्स का एक्चुअल फॉर्मूला है Na2 फिर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में B4O5OH4। 4 बोरोन 5 ऑक्सीजन और चारों बोरोन से OH लगा है। आप स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, यहां पे एज इट इज, यहां पे एज से लिखा हुआ है, यहां पे इस साइड Na2B4O5OH4.8 वाटर। इसमें कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, 10 नहीं 8। समझ गए, Na2B4O5OH4.8 वाटर हो गया आपके पास। नेक्स्ट कह रहा है कि कितने बीओबी लिंकेज हैं पूरे बोरैक्स में, तो गिनो। 5 बीओबी लिंकेज हैं, 4 तो साइड में और एक बीचों बीच निकल रहा होगा। और पूछ रहा कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, बोल दीजिए 8। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं छोटी सी, जिसमें मैं बताता हूं हॉट सिंदूर वाली लड़की की कहानी। एक लड़की है जो सिंदूर लगाती है और बहुत हॉट है। हॉट का मतलब हो गया HAWT। व्हाट्सएप पे आप लोग ऐसे लिखते हैं ना, लुकिंग हॉट, है ना, इट्स टू हॉट इन समर ऐसे लिखते हो। तो HAWT आजकल नया जमाना में ऐसे लिख रहे हैं। व्हाट इज HAWT हॉट? H का मतलब है पहले हीट करना है, A का मतलब है पहले फिर एसिड डालना है, तीसरे नंबर पे वाटर डालना है, और T का मतलब टेम्परेचर डालना है। HAWT हीट एसिड वाटर टेम्परेचर। तो बोरैक्स क्या है, Na2B4O7.10 वाटर। जैसे आप हीट करोगे सारा पानी खत्म, Na2B4O7 बन जाएगा। पहला रिएक्शन हीटिंग ऑफ बोरैक्स पहला हुआ, पानी खत्म, Na2B4O7। अब ये जो Na2B4O7 है, इसको मैंने दूसरे स्टेप में H के बाद A दिया, एसिड। एसिड मतलब HCl, खट से HCl डाला उसमें। Na2B4O7 में एसिड डाल दिया। कैसे हुआ, पहले का प्लस दूसरे के माइनस के साथ। तो पहले का प्लस है Na प्लस, दूसरे का माइनस है Cl माइनस NaCl। फिर दूसरे का प्लस पहले का माइनस, दूसरे का प्लस है H प्लस, पहले का माइनस है B4O7 माइनस 2, तो H2B4O7 बन गया। नेक्स्ट कहानी, दिस इज टेट्राबोरिक एसिड। समझे आप, दिस इज टेट्राबोरिक एसिड H2B4O7। थर्ड स्टेप क्या है, पहले स्टेप में आपने Na2B4O7 बनाया, दूसरे स्टेप में Na2B4O7 में एसिड डाल के HCl डाल के H2B4O7 बनाया, तीसरे स्टेप में जो H2B4O7 बना है उसमें आप वाटर डाल दो, तो क्या बन जाएगा, H3BO3 बन जाएगा। बोरिक एसिड, ऑर्थोबोरिक एसिड जिसको बोलते हैं। ठीक है, बोरोन के किसी भी कंपाउंड में पानी डालते हो, खट से आपके पास और बोरिक एसिड, ऑर्थोबोरिक एसिड बना देता है। तो 3 स्टेप कंप्लीट हो गया। फिर टेम्परेचर की बात है, जब आप H3BO3, अब इसमें भी तो पानी है, पानी डाल के तो बनाए हो, जब आप इसको टेम्परेचर बढ़ाते हो, HAWT, T में टेम्परेचर बढ़ाते हो, खट से B2O3 बन जाता है, सारा वाटर निकल जाएगा, H2O निकल गया, B2O3 बोरिक एनहाइड्राइड बोलते हैं, कई बार इसको बोरिक ऑक्साइड भी बोला जाता है, B2O3। तो ये 4 मेजर रिएक्शन है, जैसे सारा कवर हो जाएगा बोरैक्स। एक एसिड डालने वाला, एक हीट वाला, एक टेम्परेचर वाला और एक वाटर वाला। हीट किया Na2B4O7, एसिड डाला H2B4O7, उसमें पानी डाला H2B4O7 में, बोरिक एसिड H3BO3, उसको हीट किया B2O3 बोरिक एनहाइड्राइड या बोरिक ऑक्साइड। फिर आते हैं आपके पास रिएक्शन विथ वाटर। तो ये जो सिंदूर है Na2B4O7, इसकी पानी से रिएक्शन कराओ। वैसे हम करा चुके बट फिर कराते हैं। अगेन क्या बन रहा है, तो आपके पास बन रहा है, याद करो, पहले का प्लस दूसरे का माइनस, Na प्लस OH माइनस NaOH बन गया। फिर क्या बन रहा है, H2B4O7 बन रहा है ना, नहीं H3BO3। फिर मैं क्या कर, Na2B4O7 में पानी डाला है, तो हमेशा बोरोन के किसी भी कंपाउंड में पानी डालो तो H3BO3 तो बनना है, और पहले का प्लस दूसरे का माइनस बनाओ NaOH। अब NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, H3BO3 एक वीक मोनोबेसिक एसिड है। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का कॉम्बिनेशन स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो सिंदूर को पानी में मिलाने से बेसिक सॉल्यूशन मिल रहा है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द फाइनल सॉल्यूशन व्हेन बोरैक्स इज डाइल्यूटेड इन वाटर, दैट इज बेस, स्ट्रॉन्ग बेस।
क्योंकि Na2B4O7 जो बोरैक्स है उसको पानी में डाला तो NaOH और H3BO3 बन रहा था, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का कॉम्बिनेशन बन रहा था। तीसरा हीटिंग इफेक्ट। Na2B4O7 को जब आप पानी में, जब आप क्या करते हो, हीट करते हो, तो क्या बनता है, सारा पानी गायब हो जाएगा, पानी इवापोरेट हो गया, Na2B4O7 बन गया। Na2B4O7 का नाम क्या होता है, सोडियम मेटाबोरेट। याद रखिए, Na2B4O7 इज सोडियम मेटाबोरेट, H2B4O7 इज टेट्राबोरिक एसिड। अब ये जो अपने Na2B4O7 सोडियम मेटाबोरेट है, ये जब आप हीट करते हो तो देखो Na2B4O7.10 वाटर को आप हीट कर रहे हो तो पानी निकलेगा, पानी इवापोरेट होगा। अब जब पानी निकलेगा तो अपना रास्ता बना के निकलेगा। तो क्या करता है, जैसे रोटी होती है, आटे को जब आप रखते हो तवे पे तो फूल जाता है, क्योंकि जो उसमें पानी है वो इवापोरेट होता है, तो जब आप रास्ता बनाते हो तो फूल जाता है। उसी तरह Na2B4O7.10 वाटर में जैसे ही आप हीट मारोगे वाटर इवापोरेट होगा, वाटर इवापोरेट होगा तो अपना रास्ता बनाएगा और वो रोटी की तरह फूल जाएगा। इसीलिए व्हेन बोरैक्स इज हीटेड इट स्वेल्स अप, फूल गया। क्यों? क्योंकि पानी निकलने का रास्ता बन गया, Na2B4O7 बन गया। Na2B4O7 का नाम क्या है? Na2B4O7 का नाम है सोडियम मेटाबोरेट। अब जब आप इसको और हीट करते हो, जब आप इसको फर्दर हीट करते हो तो क्या बनता है, ट्वाइस NaBO2 प्लस B2O3। ध्यान देने की जरूरत है कि बोरैक्स को सोडियम मेटाबोरेट को फर्दर हीट करोगे तो इट बनता है ट्वाइस NaBO2 प्लस B2O3, और इसी को कहते हैं बोरैक्स बीड। ध्यान रखिएगा, बोरैक्स बीड क्या है, स्टोइकोमेट्री इंपॉर्टेंट है, ट्वाइस NaBO2 प्लस B2O3। पहले ये जो ट्वाइस NaBO2 प्लस B2O3 जब बनता है तो इट इज अ ट्रांसपेरेंट लिक्विड, लेकिन जब आप इसको लंबे समय तक छोड़ दो, ठंडा होने दो, तो इट सॉलिडिफाइज लाइक अ ग्लास। इट सॉलिडिफाइज लाइक अ ग्लास नोन एज बोरैक्स बीड। इसको हम ग्लास की तरह सॉलिडिफाई कर लेते हैं, इसको हम कहते हैं बोरैक्स बीड। अच्छा, बोरैक्स बीड हम बना क्यों रहे, इतना हीट करके इसको बनाया क्यों? बिकॉज इट आइडेंटिफाइज ट्रांजिशन मेटल्स। ये ट्रांजिशन मेटल्स का पहचान करता है ऑन द बेसिस ऑफ कलर। भाई जब हीट किया तो पहले बना Na2B4O7, उसको और हीट किया तो पहले बना, फिर बना वो ट्वाइस NaBO2 प्लस B2O3। इसको कहते हैं बोरैक्स बीड। बोरैक्स बीड का काम है, इट आइडेंटिफाइज ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल्स को किसी सॉल्ट वॉल्ट से पता करना है तो बोरैक्स बीड का इस्तेमाल करते हैं। और किस बेसिस पर यह पता करता है, तो ये उसका बेसिस होता है कलर के बेसिस पर वो आइडेंटिफाई करता है। एक एग्जांपल भी थी आपके एनसीईआरटी में, कह रहा है कि अगर मैं कोबाल्ट बोरेट को हीट कर देता हूं बोरैक्स बीड के साथ, कोबाल्ट ऑक्साइड को मैं हीट कर देता हूं बोरैक्स बीड के साथ, तो कोबाल्ट बोरेट बनता है COBO2 होल ट्वाइस। NaBO2 था ना, तो वहां से Na हट के कोबाल्ट आ गया, तो COBO2 होल ट्वाइस हो गया, कोबाल्ट बोरेट बन गया। अब जो कोबाल्ट बोरेट है इसी का कलर हो जाता है, जैसे कोबाल्ट है तो ब्लू कलर का हो जाएगा, दिस इज ब्लू बीड, ब्लू कलर्ड बीड। अब इसको कैसे करते हैं, ध्यान देना। जो बोरैक्स बीड है ट्वाइस NaBO2 प्लस B2O3, उसको हम बंसन बर्नर फ्लेम, अगेन आई एम रिपीटिंग, बंसन बर्नर फ्लेम। पूछा जाएगा कहां पे हीट किया जाता है, तो बंसन बर्नर फ्लेम में हम हीट करते हैं। ठीक है, तो बंसन बर्नर फ्लेम में हीट करते हैं ऑन अ लूप ऑफ प्लैटिनम वायर। अब वो होता है ना, कंटा फंसाते हैं बिजली के लिए, तो वैसे ही हमने क्या किया, तार को मोड़ के एक लूप बना लिया, गोला कलर का लूप प्लैटिनम वायर का, जिसके ऊपर हम कोबाल्ट ऑक्साइड रखते हैं और जिसको हम डिप करते हैं बोरैक्स बीड में और जाके उसको हीट करते हैं फ्लेम के ऊपर। तो वो कलर दिखाता है, अगर ब्लू कलर आ रहा है मतलब कोबाल्ट होगा। तो कोबाल्ट का ट्रांजिशन मेटल को पता करने के लिए बोरैक्स बीड का इस्तेमाल होता है। कोबाल्ट बोरेट बनता है COBO2 होल ट्वाइस। कोबाल्ट ऑक्साइड ने बोरैक्स बीड के साथ रिएक्शन किया था। नेक्स्ट आ जाता है ऑर्थोबोरिक एसिड, द सेकेंड कंपाउंड, H3BO3 ऑर्थोबोरिक एसिड। अब देखो, इसको व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। एसिड से हमारे दिमाग में आता है कि पानी की तरह कुछ होगा, लिक्विड होगा, नहीं। बोरोन का दोनों कंपाउंड ऊपर वाले, बोरैक्स हो चाहे ऑर्थोबोरिक एसिड हो, है ये व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। और सोपी टच होता है। सोपी टच का मतलब स्लिपरी है, आपस में फिसल रहा है। क्यों? आगे बताऊंगा। क्योंकि H3BO3 में H बॉन्ड होता है। H बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है, इसलिए लेयर्स आपस में फिसल रहे होते हैं, स्लिपरी होता है, इसलिए सोपी टच आता है इसमें। इसको क्या लिखा गया कि ऑर्थोबोरिक एसिड हैज अ सोपी टच, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। सर
ठंडे पानी में ये जो बोरैक्स बीड है वो स्पैरिंगली सॉल्युबल है, आधा अधूरा सॉल्युबल है, पूरी अच्छी तरह से सॉल्युबल नहीं है, बट ऑन हीट हाई टेम्परेचर पे सॉल्युबल हो जाता है। अब आते हैं 3 मेथड ऑफ प्रिपरेशन एनसीईआरटी में दिए गए हैं। तो H3BO3 बनाने के लिए मैंने एक छोटा सा काम बोला था कि भाई पानी डाल दो, बोरेन वोरोन वाले कंपाउंड में बन जाएगा। तो Na2B4O7 नहीं, हाँ Na2B4O7 आप क्या लोगे, सोडियम मेटाबोरेट, उसमें अगर आप पानी डालते हो और साथ में एसिड भी डालते हो, याद करो पहले हम एसिड डालेंगे ना, H2B4O7 बनेगा, फिर हम पानी डालते थे थर्ड स्टेप में, तब जाके वो H3BO3 बनता था। तो वही किया है कि बोरैक्स में से पहले पानी निकाल दो तो Na2B4O7 प्लस वाटर प्लस एसिड, या फिर प्लस एसिड प्लस वाटर। जब आप दोनों डाल दो तो एसिड डालने से H2B4O7 बना, पानी डालने से H3BO3 बन गया। बोरोन का ट्राई हैलाइड BCl3, इसमें भी पानी डालोगे तो H3BO3 बन जाएगा। बोरोन का B2H6, इसमें भी पानी डालोगे तो B2H6 बन गया। तो बोरोन का कोई भी कंपाउंड पानी डालने से H3BO3 बन रहा है। अच्छा, एक जगह और पढ़ाया था H3BO3 बनना, कहां पे, व्हेन बोरोन रिएक्ट्स विथ concentrated nitric acid oxidizing acid, when boron reacts with concentrated H2SO4 यानी कि oxidizing acids। तो वहां भी क्या बन रहा था, H3BO3, और HNO3 के केस में NO2 गैस, और H2SO4 के केस में SO2 गैस। बढ़िया। अब जो H3BO3 का स्ट्रक्चर है उसको देख लीजिएगा, उसमें क्या है, यहां पे हमने जो बनाया है वो पेज दिया है, वो देख लीजिएगा कि H3BO3 में जो BO3 यूनिट्स हैं सर्कल किया गया है, These BO3 units are joined by H bond। ये BO3 units H bond के थ्रू ज्वाइन होते हैं, ठीक है, और H bond के थ्रू ज्वाइन होते हैं, H bond वीक बॉन्ड होता है, इसलिए स्लिपरी हो जाता है, एक दूसरे पे स्लिप कर रहे होते हैं। फिर कह रहा है क्वेश्चन कि why is H3BO3 वीक मोनोबेसिक एसिड, क्यों इसको हम वीक एसिड कंसीडर करते हैं, ठीक है, why it is वीक मोनोबेसिक एसिड। और दूसरा, इट इज वाई इट इज नॉट ए प्रोटोनिक एसिड, इसको हम प्रोटोनिक एसिड क्यों नहीं कहते। H3BO3 पहले समझते हैं प्रोटोनिक एसिड क्यों नहीं कहते, फिर मैं इसी दौरान समझाऊंगा कि वीक मोनोबेसिक एसिड कैसे है ये, ठीक है। चलिए, तो H3BO3 सबसे पहले देखिएगा, इट इज नॉट ए प्रोटोनिक एसिड, इट इज अ लुईस एसिड। कैसे, तो देखो प्रोटोनिक एसिड वो होता है जो खुद का H+ डोनेट करे, जैसे H2SO4 खुद का H+ देता है, HNO3 खुद का H+ देता है, H3PO4 खुद का H+ देता है। बट बोरिक एसिड खुद का H+ नहीं देता है, क्यों, क्योंकि जब हम बोरिक एसिड लेंगे BOH होल थ्राइस, बोरोन में 3 बॉन्ड बनाया, वैकेंट ऑर्बिटल होगा, वाटर से रिएक्शन करने के बाद ऑक्सीजन का लोन पेयर उसमें हम डोनेट कराएंगे, तो बनेगा BOH होल 4 माइनस, और एक H+ रिलीज होता है। BOH होल थ्राइस में जब चौथा वाटर मॉलिक्यूल अटैक करता है तो BOH होल 4 माइनस और एक H+ रिलीज होता है, वो H+ वाटर का ही होता है। जो चौथा वाटर मॉलिक्यूल जो जाता है ना, उसमें से OH तो जुड़ गया, BOH होल 4 माइनस, जो H+ है वो वाटर का था। चौथे वाटर मॉलिक्यूल से OH BOH होल 4 माइनस में जुड़ गया और H+ बाहर निकल गया। तो ये देखो खुद का H+ तो दिया ही नहीं, BOH होल 3 था, अब BOH होल 4 हो गया, जैसा था बढ़ी गया, खुद का H+ रिलीज नहीं कर पाया, ये वाटर का H+ रिलीज किया। देयरफॉर इट इज नॉट ए प्रोटोनिक एसिड। प्रोटोनिक एसिड वो होते हैं जो खुद के H+ डोनेट करे पानी में, बट ये पानी में जाके पानी का ही H+ डोनेट कर देता है, इसको कहते हैं बेवफा एसिड। पहले इसने पानी से जाके बॉन्ड बनाया और पानी का ही H+ तोड़ दिया, पानी का ही H+ रिलीज कर दिया। तो इट इज नॉट ए प्रोटोनिक एसिड बट इट इज अ लुईस एसिड। इसको एसिड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये लुईस एसिड है यार। लुईस एसिड क्या होता है, जो लोन पेयर एक्सेप्ट करे, और ये एक्सेप्ट करता है। BOH होल थ्राइस में 3 ही तो बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है तो 6 ही तो इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए लोन पेयर चाहिए। अमेजिंग, बढ़िया हो गया, मजा आ गया। अब आगे बढ़ते हैं कि सर ये एक वीक मोनोबेसिक एसिड क्यों बोलते हैं। अरे सर वीक तो होगा ही ना, क्योंकि खुद का H+ नहीं डोनेट कर रहा, और दूसरा मोनोबेसिक क्यों, क्योंकि केवल एक ही तो H+ डोनेट कर रहा है। जो खुद का H+ डोनेट करे वो प्रोटोनिक है, वो स्ट्रॉन्ग है, ये खुद का H+ दे ही नहीं रहा, वीक मोनोबेसिक है। अच्छा, हीटिंग इफेक्ट बताओ। H3BO3 को अगर हम 370 केल्विन से ज्यादा पे हीट करते हैं तो बनाता है HBO2। क्या बनता है, HBO2। ये क्या है, मेटाबोरिक एसिड। ऑर्थोबोरिक एसिड क्या था, H3BO3। मेटाबोरिक एसिड क्या है, HBO2। थोड़ी छोटी छोटी टर्म्स आपसे पूछेगा, इसको फर्दर आप हीट कर दोगे तो ये B2O3 कन्वर्ट हो जाता है, सीधा सीधा सारा हाइड्रोजन सारा वाटर निकल गया, बोरिक एनहाइड्राइड या बोरिक ऑक्साइड बना दिया।
अब डाइबोरेन लास्ट कंपाउंड है इसका, ठीक है, डाइबोरेन। तो डाइबोरेन में प्रिपरेशन है सबसे आसान, एक तो नॉर्मल प्रिपरेशन है। तो देखो डाइबोरेन का प्रिपरेशन ना रिड्यूसिंग एजेंट से ही होता है, याद करने का बड़ा सिंपल तरीका, रिड्यूसिंग एजेंट से करा दो। पहला है LiAlH4 से, दूसरा है NaBH4 से, तीसरा है मेटल हाइड्राइड से NaH से। भाई 3 प्रिपरेशन रिएक्शन है B2H6 का, तीनों रिड्यूसिंग एजेंट्स है। मेटल हाइड्राइड्स रिड्यूसिंग होते हैं, NaH भी रिड्यूसिंग है, NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट है, LiLH4 तो सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट में माना जाता है। तो अगर हम BF3 को, सबसे पहला नॉर्मल प्रिपरेशन, BF3 को बोरोन ट्राइफ्लोराइड BF3 को LiLH4 देते हैं, तो LiLH4 रिड्यूसिंग एजेंट है, और रिड्यूसिंग एजेंट का एक प्रॉपर्टी होता है, वो प्रॉपर्टी कहता है कि H- डोनेट करेगा। H- देगा मतलब बोरोन पे जाके H- अटैक होगा, मतलब B2H6 बनेगा। तो BF3 इनर्ट एटमॉस्फेयर में करते हैं क्योंकि रिएक्शन बहुत तगड़ा ना हो जाए, ठीक है ना। इसको हम डाई इथाइल ईथर के इनर्ट एटमॉस्फेयर में करते हैं। BF3 प्लस LiLH4 B2H6 बनेगा, और Li जो है वो LiF बनेगा, Li प्लस F माइनस। Al जो है वो AlF3 बनता है, Al प्लस 3 F माइनस। सेकेंड प्रोसेस जो ये लेबोरेटरी प्रोसेस है, क्या है, NaBH4 प्लस I2, तो NaI और B2H6 बनता है, सोडियम प्लस I माइनस NaI और B2H6 बनता है। तीसरा होता है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन क्या है, अगर मैं BF3 को NaH से रिएक्शन कराऊं, अगर मैं BF3 को NaH से रिएक्शन कराऊं तो क्या होगा, तो BF3 NaH अगेन रिड्यूसिंग एजेंट है, फिर से H- आएगा, B2H6 बन जाएगा, और देखोगे आपके पास क्या है, Na है और F है तो NF बन जाएगा। डाइबोरेन जो है वो कलरलेस है, डाइबोरेन इज अ कलरलेस कंपाउंड। जैसे उसमें आ रहा था ना कि व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसमें कोई कलर नहीं है बोरोन हाइड्राइड में, लेकिन ये इतना रिएक्टिव है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आने से ही आग लग जाता है। ये कलरलेस है, इतना रिएक्टिव है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आने से आग लग जाता है। B2H6 प्लस O2 B2O3 बनता है, B2H6 प्लस O2 B2O3 प्लस वाटर, और हाईली एक्सोथर्मिक, मतलब डेल्टा H 2000 किलो जूल पर मोल है, डेल्टा H माइनस 2000 किलो जूल, मतलब माइनस 1976 है, बट आपको डेटा नहीं याद रखना, वो हमारे लिए जरूरत है। B2H6 इतना तगड़ा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देता है, 2000 किलो जूल पर मोल, मतलब हाई एनर्जी हो जाता है। अच्छा एक क्वेश्चन पूछ लूं, B2H6 को पानी में मिलाने से क्या मिलता है? बोरोन का कोई भी कंपाउंड हो पानी में मिलाने से BOH होल थ्राइस बनता है, ऑर्थोबोरिक एसिड बनता है। नेक्स्ट रिएक्शन वही था। अच्छा एक और बात, B2H6 ये क्या है? B2H6 इज अ डाइमर ऑफ BH3, दैट्स इट। ये डाइमर है BH3 का। तो अच्छा डाइमर है BH3 का, इसका मतलब है कि सर ये B2H6 बनाना बॉन्ड बना रहा है, डाइमर मतलब बनाना बॉन्ड बनेगा, बिल्कुल। क्या सराउंडिंग एटम के पास लोन पेयर है? अगर सराउंडिंग एटम के पास लोन पेयर होता तो 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बोलते, बट सराउंडिंग एटम के पास लोन पेयर ही नहीं है, मतलब ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हो गया। और 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ये वीक बॉन्ड, ये ऑक्टेट इनकंप्लीट होता है इनका, ये अनस्टेबल होते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन वाले, ठीक है ना। परमानेंटली ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, मोमेंटरीली ऑक्टेट कंप्लीट होता है इनका B2H6 का, ऑल 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन का इनफैक्ट। तो ओवरऑल ये हमेशा के लिए स्टेबल नहीं हो पाए B2H6, ये थोड़ी थोड़ी देर के लिए स्टेबल होते हैं, फ्लक्चुएटिंग बॉन्ड होता है, इधर से इधर इलेक्ट्रॉन करते रहता है। तो क्या होगा, B2H6 ओवरऑल ये अनस्टेबल है, ये ऑक्टेट इसका कंप्लीट नहीं है। तो क्या होगा सर, जैसे ही B2H6 को मौका मिलेगा वो ऑक्टेट कंप्लीट करने का बहाना ढूंढेगा। तो B2H6 अगर मैं NMe थ्राइस, मतलब N से 3 मिथाइल जुड़े हुए हैं, N के पास लोन पेयर है, तो जैसे ही B2H6 को दिखा यार ये तो अनस्टेबल है, अमोनिया का सॉरी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो खट से क्या करेगा, B2H6 टूटेगा BH3 में और यहां अमोनिया से एडक्ट बना लेगा, तो वहां पे 4 बॉन्ड बनके स्टेबल हो जाएगा। तो मैंने B2H6 के साथ 2 अमोनिया लेना, 2 NMe थ्राइस लेना पड़ेगा, तो दोनों BH3 मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के स्टेबल हो जाएंगे, एकदम सही। नेक्स्ट, अगर मैं यही B2H6 को C ट्रिपल बॉन्ड O से करा दूं, तो C ट्रिपल बॉन्ड O में कार्बन पे माइनस, कार्बन पे लोन पेयर होता है, ये लोन पेयर बोरोन पे जाके अटैक मार देगा, तो B2H6 टूट के BH3 में कन्वर्ट हो जाएगा और BH3 फर्दर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा CO से। नेक्स्ट हम आप पे आ जाते हैं आपके पास कि सर बोराजीन क्या रिएक्शन है? यही B2H6 की रिएक्शन है। B2H6 टेम्पररीली स्टेबल होता है, परमानेंटली स्टेबल नहीं होता है।
तो NH3 को देखते ही सोचा कि यार मैं B2H6 टूट जाता हूं और मैं अमोनिया से जाकर रिएक्शन कर लेता हूं, लोन पेयर ले लेता हूं, एडक्ट बना लेता हूं। यही होता है। B2H6 अमोनिया से रिएक्शन करके B3N3H6 बनाता है, टूट टाट के रीअरेंज होके, हीटिंग और रीअरेंज होके B3N3H6, इसको कहते हैं बोराजीन। B3N3H6 बोराजीन, इसी को कहते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन। इनऑर्गेनिक बेंजीन में क्या होता है, जैसे ऑर्गेनिक बेंजीन क्या है, 6 कार्बन है, sp2 रिंग है, ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड है, यहां पे 6 कार्बन की जगह बोरोन नाइट्रोजन ऑल्टरनेट है और ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड यहां भी है, और वहां भी 6 कार्बन से 6 हाइड्रोजन जुड़ा है, यहां भी 6 एटम से 6 हाइड्रोजन जुड़ा है, हर बोरोन से हर नाइट्रोजन से आपके हाइड्रोजन जुड़ा है। B3N3H6 ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड है। ध्यान दो तो बोरोन भी 3 बॉन्ड बना रहा है, नाइट्रोजन भी 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, मतलब बोरोन और नाइट्रोजन के दोनों के स्टीरिक नंबर 3 आ रहा है, मतलब दोनों sp2 है। लेकिन इनऑर्गेनिक बेंजीन ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि इनऑर्गेनिक बेंजीन में चार्ज है। क्यों? क्योंकि बोरोन और नाइट्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। वैसे भी चार्ज दिख रहा है कि बोरोन ने एक्सेप्ट किया है, नाइट्रोजन ने डोनेट किया है, डोनर पर प्लस, एक्सेप्टर पे माइनस, नाइट्रोजन पे प्लस, बोरोन पे माइनस आ जाएगा। ऑर्गेनिक बेंजीन में सारे sp2 है, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, तो वहां पे कोई चार्जेस नहीं आ रहे। लेकिन यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, साथ में डोनर है तो प्लस, एक्सेप्टर है तो माइनस, तो यहां पे प्लस माइनस चार्ज है। इनऑर्गेनिक बेंजीन में चार्ज है, और चार्ज है तो भाई ये रिएक्टिव होगा, तो B3N3H6 इज रिएक्टिव। चलो, तो यहां तो आपके पास आ गया है, इनऑर्गेनिक बेंजीन इज मोर रिएक्टिव देन ऑर्गेनिक बेंजीन बिकॉज पोलर है, और पोलर वाले रिएक्टिव होते हैं। अच्छा, अब कहेगा B3N3H6 का ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या है, पोलर है कि नॉन पोलर? भाई नॉन पोलर हो जाएगा ओवरऑल मॉलिक्यूल। पता क्यों? क्योंकि बोरोन पे 3 प्लस चार्ज आ जाएगा, तीनों बोरोन पे, और 3 नाइट्रोजन पे माइनस चार्ज है, तो +3 -3 ओवरऑल इट इज न्यूट्रल, बट द बॉन्ड्स आर चार्ज्ड, बॉन्ड्स आर पोलराइज्ड। स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन वही है, यहां पे आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है इस वाले पेज पे, यहां पे। अब स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन में क्या होगा आपके पास, ये बनाना बॉन्ड है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड आएगा। इस 8 में से 6 एटम जो है वो सेम प्लेन में होते हैं, 2 एटम आउट ऑफ द प्लेन होते हैं। 6 कौन से एटम है? 2 बोरोन और 4 हाइड्रोजन सेम प्लेन में है, 1 हाइड्रोजन अबव द प्लेन, 1 हाइड्रोजन बिलो द प्लेन। चलो नेक्स्ट आ जाएंगे आपके पास 2 ब्रिजिंग हाइड्रोजन अबव एंड बिलो द प्लेन। अब आते हैं 4 टर्मिनल हाइड्रोजन आर 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, जो 4 इधर इधर वाले हैं वो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन है, और जो ब्रिजिंग वाले हैं वो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन तो बोरोन के 4 सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए sp3 होगा। लास्ट आता है बोरोहाइड्राइड। बोरोहाइड्राइड इज BF4-। कोई भी MH, कोई भी मेटल हाइड्राइड ले लीजिए और आप B2H6 की रिएक्शन करा दीजिए, तो मेटल हाइड्राइड में होता है H- भी लोन पेयर ही है ना एक तरह से, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, माइनस चार्ज मतलब एक और आ गया, तो लोन पेयर हो गया। तो B2H6 लोन पेयर देखते ही क्लीवेज हो जाता है, क्लीवेज ऑफ B2H6 मतलब B2H6 टूट जाता है, मतलब BH4- है ना, BH3 में टूट गया और H- टूट लेके BH4- बना लिया, M + BH4-, इसको हम कहते हैं बोरोहाइड्राइड्स, या फिर एक और नाम है इसका टेट्राहाइड्राइडोबोरेट। ठीक है, दैट्स इट, है ना। इसको बोरोन फैमिली आपका यहां तक फिनिश हुआ। तो जो मैं बोल रहा हूं बच्चों, उसको विजुअलाइज करना है, ठीक ना। और देखो, आप लोग घबराया मत करो किसी भी चीज से, है ना। मैं कल कहीं कोट पढ़ रहा था कि बड़ा अच्छा कोट था। कोट ऐसा है कि बार बार गिरकर संभल रहा हूं मैं, सुनिएगा बड़े गौर से, कि बार बार गिरकर संभल रहा हूं मैं, ऐ मुश्किलों, बार बार गिरकर संभल रहा हूं मैं, ऐ मुश्किलों देखो कितना मजबूत हो रहा हूं मैं। कई लोग ना, मान लो इंस्टेंटेनियस सक्सेस सब लोग चाहते हैं कि आज तैयारी कर रहे हैं, आज मिल जाए, आज हम नौकरी कर रहे हैं, आज हम स्टार बन जाए, आज ही शाहरुख खान एक दिन में बनना था क्या? 30 साल लग गए यार। सलमान खान एक दिन में बना था क्या? सुपर फ्लॉप, सुपर फेलियर्स बहुत ज्यादा। आप शाहरुख खान को देखो ना, पिछले 7-8 साल में कितनी फेलियर्स आई हैं, अब जाके वो थोड़ा चला। सेम सलमान खान के साथ भी 1-2 मूवी हिट होती है, 3-4 तो फ्लॉप ही होता है ना। अक्षय कुमार के साथ भी वही है। आप विराट कोहली का एग्जांपल लो ना, हर मैच में छक्का थोड़ी मारता है। अब महेंद्र सिंह धोनी का लो ना यार, उनका भी तो बुरा फॉर्म आता है। सचिन तेंदुलकर भी 0 पे आउट होते हैं यार, वीरेंद्र सहवाग भी 0 पे आउट हुए। तो मुश्किलें आती हैं, गिरना होता है, संभलना होता है, इसी का नाम है जिंदगी।
ऐसा नहीं कि एक झटका लगा गिरे और हम तो इतने कमजोर थे कि हम उठ ही नहीं पाए। कमजोर नहीं बनना, बस लड़ाकू बनना है अंदर से, एकदम ऐसा रहना है कि चलो इस बार नहीं अगली बार सही, इस बार नहीं अगली बार सही, दैट्स इट, होगा। हाँ, हमें अपने आप से ऑनेस्ट रहना है कि हम अपना ईमानदारी से काम करेंगे, वो समय आएगा, है ना। नेचर देखो, जब तक नेचर आपको टेस्ट नहीं करेगा ना, आपको अच्छा इंसान बना ही नहीं सकता। वो नेचर पहले पुरजोर कोशिश, मतलब जितनी अच्छी आपकी इम्तिहान हो रही है ना, उतना ही बड़ा सक्सेस होगा। मान लीजिए आपको खूब फेलियर पे फेलियर मिल रहा है, खूब फेलियर मिल रहा है, लेकिन आप मेहनत करते रहे, तो जो आगे मिलेगा ना वो सब देखेंगे। जो लोग आपको ताना मार रहे होंगे, नहीं कर पा रहा, हो नहीं रहा, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, पढ़ता नहीं, वही शायद 2 साल, 1 साल, 6 महीने बाद कुछ और कहेंगे, अरे मैं कहता तो था कि वो पढ़ता था, लेकिन वो दिखाता नहीं था। मतलब सक्सेस के साथ सब कुछ चेंज हो जाता है। तो और सक्सेस बस एक चीज मांगती है, कंटिन्यूअस हार्डवर्क। तो क्या होता है ना कि एक 2 सीड है, 2 बीज हैं, आप दोनों को उसमें लगाओ, धरती में लगाओ, और दोनों को पानी दो। एक बीज क्या होगा, वो फटाफट पेड़ बन जाता है, वो 1 साल के अंदर बड़ा पेड़ बन गया, फल भी देने लगा। लेकिन कुछ बीज ऐसे होते हैं जो जमीन से निकलने में टाइम लेते हैं, वो 2 साल 2.5 साल में उनका पेड़ बनते हैं और फल वो भी देते हैं। लेकिन ऐसा थोड़ी था कि वो सीड्स खराब थे। वही आप लोग में कुछ बच्चों का जल्दी से ट्रैक पे आ जाते हैं, जल्दी सिलेक्शन हो जाता है, कुछ बच्चों का थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन वो पेशेंस ही तो मांगता है। ज्यादातर लोग वो पेशेंस नहीं झेल पाते। बस दोनों ही एक बड़ा पौधा बनेंगे, दोनों ही फल देंगे, दोनों ही बहुत अच्छे हैं, लेकिन बस इंतजार और कंटिन्यूअस हार्डवर्क। हमें अपना काम करना है, कंटिन्यूअस हार्डवर्क। भगवान ने इतना अच्छा बनाया हमें, इसीलिए तो आप जाके मेहनत करो और मचाओ। सबसे यूनिक बनाए आप, देखो आपके जैसा कोई नहीं है, यू आर यूनिक। आसान है चीजें यार, करते रहो बस, है ना, कोशिश करते रहो, कुछ तो मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा।